चलो भैया आ जाओ। पहले कल का रिवीजन कर ले रहे हैं, जो बच्चे कल आए थे और जो नहीं आ पाए थे, दोनों का लाभ हो जा रहा है। ओके सर। अच्छा चलो कल का टॉपिक था स्थानीय सरकार, यानी कि वही आपका लोकल गवर्नमेंट। तो कल मैंने जो पढ़ाया था, मैं अभी इसको एक ब्रीफ एक क्रक्स कर दे रहा हूँ। आप में से कल स्ट्रेंथ कम थी, बच्चे कम आए थे, आ जाओ। ठीक है, जो भी कारण रहे हो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ठीक। कल का टॉपिक ये था। अब मैं तुम्हें ये टॉपिक लिख करके एक बार में समझा देता हूँ। मेरे साथ वो बच्चे भी डायग्राम बनाएंगे जिन्होंने अभी तक डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है, बनाइएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, पूरे भारत को 3 स्तर में बांटे। कैसे सर? एक तो राज्य होते हैं, एक केंद्र होता है। सबसे ऊपर केंद्र है और केंद्र का बनाया कानून पूरे भारत में लागू होता है। जैसे बिटिया संसद, नरेंद्र मोदी जी का आप एग्जांपल ले लीजिए। प्रधानमंत्री टीवी पर आए और बोले 8 नवंबर 2016 से 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे। पूरे भारत में बंद हो गए। वो किस में बैठते हैं? संसद की लोकसभा में। इसका मतलब संसद की इतनी पावर है कि जब संसद का व्यक्ति पूरे भारत को प्रभावित कर सकता है, तो संसद तो पूरी भारत के लिए विधि बना सकती है। फिर आ जाओ राज्य पे। उत्तर प्रदेश में ये अभ्युदय योजना क्यों चल रही है, कभी सोचा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास में खुद की विधि बनाने की शक्ति है, जिसे कहते हैं राज्य विधानमंडल। इसके अंदर भी 2 घराने होते हैं, एक भैया विधानसभा, एक विधान परिषद। तो योगी जी बैठे, उन्होंने सोचा बच्चों के बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, योजना बना देता हूँ। इसके लिए आपको केंद्र से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, परंतु आप इस योजना को बनाने के बाद अपने ही राज्य में लागू कर सकते हो। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? फिर आ जाते हैं गांव और शहर। सर इनमें क्या है? अब तुम्हारे वार्ड होने, तुम्हारा जो वार्ड है यानी तुम्हारी जो कॉलोनी है, उसमें एक बल्ब गिर गया या फ्यूज हो गया। अब उस बल्ब के लिए क्या होगा? हम सीएम को फोन करेंगे, सीएम कहेगा हे खुद लगा ले। पीएम को फोन करोगे तो पीएम कहेंगे कि बेवकूफ हो गया, इतने छोटे काम के लिए मैं बैठा हूँ, मैं G20 पता नहीं कौन सी फलानी समिटों में भागीदारी ले रहा हूँ, पता नहीं कौन से अंतर्राष्ट्रीय देशों में विजिट कर रहा हूँ, PM 3.0 सरकार बना रहा हूँ, और तुम कह रहे हो बल्ब बदल दो। तो उसके लिए उन्होंने दे रखी है स्थानीय सरकारें, जो आप लोकल में देखते हो। गाँव वाले ग्राम प्रधान को देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक को देखते हैं मेंबर को, इसके अलावा जिला परिषद को देखते हैं। ये गांव के लोगों की लोकल सरकार है। शहर के लोग किसे देखते हैं? तुम अपने यहाँ देखोगे चेयरमैन, नगर पालिका का भैया अध्यक्ष देखोगे, और बरेली वाले देखेंगे मेयर, जिसे कहते हैं महापौर। ये होता है शहर का प्रशासन। अब वीडियो नहीं चल रही? अरे ये तो अपने आप ही बंद के कर रहा है कैमरा, होगा वीडियो चल रही, हमारे पिताजी कह जा रहा है। देखो चल चलने दो, कैमरा जूम इन जूम आउट कर रहा। कल के बाद कैमरा भी भयावह स्थिति में है, लियो का देख लियो मोरी भैया। चलो आवाज। तो बच्चों लिखो, सबसे पहले संसद, ठीक है, और मैं बता चुका हूं फिर भी आसान कर रहा हूं, पूरे भारत के लिए विधि बनाने वाला। पूरे भारत के लिए बेटा, विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून बनाने वाला। ठीक है, मजा आएगा इसको पढ़ के। ठीक सर, सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? अगर किसी को डाउट हो तो फिर से नई वाली बच्ची हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कभी विधि बनाता नहीं है। वो आर्टिकल 21 पढ़ेगा और पढ़ने के बाद बता देगा कि ये कहना क्या चाहता है। उसे कहते हैं फाइनल इंटरप्रिटेटर, अंतिम व्याख्या करता। कोई डाउट किसी को? तो सुप्रीम कोर्ट क्या विधि बनाता है बेटा? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट विधि की व्याख्या करता है। बताओगे सुप्रीम कोर्ट विधि बनाता है क्या? क्या करता है? विधि की व्याख्या करता है। जिंदा MCQ है, व्याख्या करता है वीरवार, ध्यान रखना। ठीक, तो सर संसद के पास कौन होते हैं? संसद के पास 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तीसरा एक अंग राष्ट्रपति होता है, इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको। सर जो लोकसभा में बैठते हैं या राज्यसभा में बैठते हैं, उन्हें हम प्यार से जतिन प्रसाद कहते हैं। आप कहोगे कि माननीय जतिन प्रसाद का आपने नाम क्यों लिया? वो भले ही पीलीभीत के लोगों के द्वारा चुन के जीते हैं, लेकिन बेटा असल में वो अपने नाम में लगाते हैं सांसद। सांसद, तो सर ये सांसद कौन होता है? ये सांसद केंद्र का व्यक्ति होता है। जैसे रेलवे की नौकरी केंद्र की होती है, शिक्षक की नौकरी राज्य की होती है, ऐसे ही यहाँ पर जतिन प्रसाद केंद्र के आदमी हैं। वो जब भी किसी सदन की कार्रवाई में जाएंगे तो यहाँ जाके बैठेंगे। याद रखना, चाहे सदस्य लोकसभा का हो
चाहे सदस्य राज्यसभा का हो, उसे प्यार से सांसद ही कहते हैं। सर इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर शॉर्ट में क्या कहते हैं? अब आया डाउट समझ में? कभी भी सांसद किसी राज्य की विधानसभा का हिस्सा नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी केंद्र का व्यक्ति है भैया, तुम उसे राज्य में विधानसभा में कैसे बैठाओगे? योगी जी है, योगी जी या तो विधायक बने होंगे कहीं से या फिर एमएलसी बने होंगे, तभी वो उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। अगर वो सांसद बने होते तो वो उत्तर प्रदेश में रह जरूर रहे होते, लेकिन बैठते कहाँ? आ जाओ बेटा, नमस्ते लोग। और उदाहरण दो, सर संजय भैया कहाँ बैठेंगे? संजय भैया ना यहाँ बैठेंगे ना यहाँ बैठेंगे। क्यों? संजय भैया ने आज तक केंद्र का चुनाव लड़ाई नहीं, चक्कर में बहुत थे इस बार की टिकट मिल जाए। ठीक है, वरुण गांधी हमेशा से लोकसभा में केंद्र का व्यक्ति रहा, संजय भैया का इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि संजय भैया जो है वो राज्य की विधानसभा के सदस्य। बताता हूँ कैसे, ठीक है, समझना। अभी फिर से बताऊंगा, एमपी एमएलए में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए विधायक कौन होता है, सांसद कौन होता है, ये ध्यान रखना। मैं बताऊंगा, आ जाओ। चरण तुम आजकल बड़ा उदास आ रहा, क्या हो गया? रास्ते में कोई रोक लेता क्या? बताओ। एफआईआर नीट स्वास्थ्य ठीक चल रहा, वायरल फीवर की चपेट में। अब देखो भैया इधर, जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे प्रत्येक राज्य के पास राज्य विधानमंडल होता है। अंग्रेजी में और हिंदी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों भाषाओं में लिख लेना। इसे प्यार से बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। सर इसका क्या काम होता है? जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, वैसे तुम्हारे यहाँ आनंदीबेन पटेल भी देखने को मिलेंगी, विधायक भी देखने को मिलेंगे, एमएलसी मिलेंगे। सर इन्हें शुद्ध भाषा में लिख दो तो इसे कहते हैं, ध्यान से समझना, राज्य की विधानसभा। और इसके आगे लिख लेना अनिवार्य, ये होगी ही होगी, हर राज्य में है। बिहार, एमपी, गोवा 28 राज्य है, हर राज्यों के पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अंग्रेजी वालों इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। सर अगला क्या है? उसमें लिखो राज्य विधान परिषद। बेटा परिषद को अंग्रेजी में काउंसिल कहते हैं। और इसके आगे वैकल्पिक लिख लेना, ये हो भी सकती है नहीं भी, ये राज्यों की मांग पर और केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य मांगेगा, केंद्र दे या ना दे, ये केंद्र पे डिपेंड करता है। तो अभी तक कितने राज्यों में है? अरे ट्रिक लिखेंगे ना, 6। इसका मतलब तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार। ट्रिक है, तुम कब आओगे? डेली ग्रुप में मैसेज पढ़ना चाहिए नए बच्चों के लिए, तुम कब आओगे? और नए बच्चे कहते हैं हमको 11 मुल्कों की जो है पुलिस भी इंतजार कर रही है, डाउन करो। कोई बात नहीं भैया, हमें चाहिए भी नहीं ऐसे बच्चे। देखना तीसरा कौन होता है सर? राज्यपाल। राज्य। तो बेटा जो विधायक देखने को मिलते हैं राम रतन, वो विधायक यही देखने को मिलेंगे हर हाल में। जो एमएलसी देखने को मिलते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंग्रेजी में नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इसका सदस्य बनेगा उसके आगे एम लग जाएगा। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य एमएलए बोला जाएगा। विधायक जो है सिर्फ किसी राज्य की विधानसभा में मिलेगा। कभी भी विधायक ढूंढने के लिए लोकसभा राज्यसभा मत चले जाना, हंसी उड़ जाएगी। विधायक की औकात राज्य तक सीमित होती है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो सब विधायक बनेंगे, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है तो एमएलसी भी बनेंगे। अब आई बात समझ? ये है राज्य की सरकार, ऊपर है केंद्र की सरकार। केंद्र राज्य के लिए आदेश दे सकती है, राज्य केंद्र को आदेश नहीं दे सकती। राज्य सिर्फ अपने लिए नियम बनाएंगे। सर एग्जांपल दे दो, अभ्युदय योजना, पेंशन, उत्तर प्रदेश में अलग अलग योजनाएं निकलती रहती हैं, वो कौन बनाता है? विधानसभा, विधान परिषद। सर उसके बाद अंतिम मोहर किसकी लग जाती है? राज्यपाल। इधर कौन बनाता है? लोकसभा या राज्यसभा, अंतिम मोहर राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? सर ये ढांचा कहाँ लिखा है? तो कल मैंने नहीं बताया, लो एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, लिख लो आर्टिकल 168। सर ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 17। आर्टिकल भी लिख लो, आजकल वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, आर्टिकल आ जाओ बताया, यही पूछ सकते थे घूम के लगे। आ जा रहे इधर चले आते दोनों। अभिषेक को कौशल जाओ बेटा, आज तो निकलोगे ऐसे, जिन्हें नहीं पता वो भी ऐसे बैठ जाओ।
इसे इस चार्ट को बनाने की हिम्मत तुम में होनी चाहिए घर में बिना देखे। अगर बिना बना पा रहे हो तो इसका मतलब वापस कहना कि मैं सब जान गया हूँ विधायक कौन होता है, एमएलसी कौन होता है, सांसद कौन होता है। और अगर नहीं बना रहे हो तो भैया 30 सेकंड इंस्टाग्राम का रील देखो, मस्त सो जाओ। 1000 लोग ही चयनित होते हैं कम से कम 1000 यूपीएससी की वैकेंसी में, और बाकी जो लोग होते हैं भीड़ का हिस्सा होते हैं, भीड़ का कारण नहीं होते। आ जाओ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे वो मेरे से कटिंग हो गई, वो मेरे भैया ने कर दी। बैठ जाओ, चलो बैठो। हाँ ठीक, मुझे मीम याद आता है, भैया मेरे मुंह से निकल गई। देखा किसी ने मीम देखा है? भैया मेरे मुंह से निकल गई मीम देखा? छोटा बच्चा कहता है, उससे बड़े से निकल क्यों गाली दिया, भैया मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, अभी इनको संरचना बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ तक बच्चे जो आए वो कैच कर जाएंगे, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। केंद्र के अंदर ही सांसद होता है। जतिन प्रसाद जी को विधायक कहने की पाप मत कर देना, बहुत मारेंगे। वो सांसद है, लोकसभा से चुनाव जीत के आए। नरेंद्र मोदी जी भी लोकसभा से सांसद थे, वाराणसी से चुनाव जीत के आए। लेकिन आपको एक ट्विस्ट पता है, मैं बता दे रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा और अच्छा ट्विस्ट है। आपको एक ताज्जुब वाली बात बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री हम आमतौर पे उसे बनाते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में क्या होता है, बहुमत। मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। मेरा मन करा कि गरिमा को देश का प्रधानमंत्री बनाते, तो क्या मैं, ना तो गरिमा सदस्य है लोकसभा की, ना तो गरिमा ने आज तक कभी चुनाव लड़ा। बस ये 25 साल की हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा में न्यूनतम सदस्यता कितनी चाहिए होती है, 25 वर्ष। क्या इस बच्ची को जो अभ्युदय में यथावत स्थिति में बैठी हुई है, क्या इन्हें पीएम बना सकते हैं भारत में? कितने लोग नहीं कह रहे हैं? ये बोले बना सकते हैं, वो बिटिया बोली नहीं। पहले हाँ वाले हाथ खड़ा करो, देख के दूसरे को नहीं, जो तुम्हारा मन में आया। वो कैमरा इधर है, देख मुझे रहा है तो मैं कोई नहीं देख रहा। हाँ भाई बना सकते हैं। अच्छा ये बोली 2 महीने 6 महीने, चलो ठीक। और कोई और कोई और कोई जो नहीं कह रहा है कि नहीं बना सकते, सर सदस्य होना जरूरी है। हाँ बना सकते हैं, ये तो नई बात 3-4 बार कह दी। अब कोई ऐसा भी आ जाओ जो कह रहा हो नहीं बना सकते, आ जाओ बेटा। हाँ कोई और बालक या बालिका, राजेश क्या लगता है? अरे गजब से लड़की। सुनो, कभी भी याद रखना, मैं आर्टिकल के साथ प्रूव कर रहा हूँ। 75 का 5 पढ़ लेना। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के जीत के आना होगा। लेकिन एक और रास्ता है, अभी तुम उस गोपनीय रास्ते को नहीं जानते हो। वो ये है कि लोकसभा के साथ क्या होती है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 238 कैसे आते हैं, आप प्रत्यक्ष चुनाव लड़के। लेकिन इसमें 12 लोग कैसे आते हैं? तो मुबारक हो बेटा, इंदिरा गांधी जी राजनारायण जी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। उससे पहले इंदिरा गांधी जी हमेशा 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 इन 12 सीटों में से राज्यसभा में नामित होकर आती थी और चुपचाप से देश की पीएम बनती थी। उन्होंने चुनाव जो लड़ा वो जीवन का उनके सबसे खराब चुनाव रहा, जिसे आपको पता ही होगा कि राजनारायण का पूरा मामला हुआ था। रायबरेली की सीट थी, उन्होंने 1973 में चुनाव लड़ा था, उसको चैलेंज कर दिया था, वो जीत गई थी चुनाव। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका पूरा चुनाव पलट दिया और कह दिया इन्होंने अपने पीएम पद का इस्तेमाल करते हुए, अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए चुनाव को टेम्पर कराया। उसके बाद में मैडम थोड़े दिन रुकी और फिर देश में शुरू हो गई 25 जून से आपातकाल। तो याद रखना, प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं कि तुम सदन के सदस्य हो, बिल्कुल ना हो। 6 महीने में कोई पॉलिटिकल पार्टी से या तो लोकसभा की सीट पे चुनाव जीता हो या राज्यसभा में राष्ट्रपति की कृपा हो जाए। चल ठीक है, तो अब जो बच्चे लेट आए हैं वो बस इतना जान लें कि मैंने संसद बता दिया है, जिसमें मैंने लोकसभा बता दिया है, राज्यसभा, इसके अलावा मैंने राज्य का विधानमंडल बता दिया है, ध्यान देना। और इसमें मैंने बता दिया है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 168 में। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 79। ठीक, ये राज्यों के लिए होती है, प्रत्येक राज्यों में ये अनिवार्य है विधानसभा, इट इज कंपल्सरी। ये क्या है सर? ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। सर कितने राज्यों के पास है बताओ, नाम बताओ जी। तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है, अब आ जाओ राज्यों के पास में 2 स्थिति होती है।
एक तो राज्यों के पास में ग्राम यानी कि गांव होता है जिसे हम ग्रामीण बोलते हैं, और एक क्या होता है। कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी, देखता हूँ बच्चे बता पाएंगे या नहीं। जब हमारा संविधान बनके लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मेरा ये सबसे प्रश्न है कि बाबा साहब ने उसी समय हमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्यों नहीं दे दिया। ये आते आते वर्ष 1992 क्यों लग गया, कोई बता सकता है। मैंने कल इसका स्पष्ट उत्तर बताया आपको बड़ा अच्छे से, बताओ। पहले किस बात सुनना जो कल मैंने बताया, फिर आप अपना उत्तर देना। ठीक, हाँ बताइए। कल मैंने उत्तर सबको बताया था कि भीमराव अंबेडकर जी ने गांव और शहरी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को डीपीएसपी के आर्टिकल 40 की तरफ खिसका दिया और ये कह दिया कि 1992 में देना। बताओ चरण, पहले चरण सुन ले। गांव में भेदभाव की वजह से, भेदभाव की वजह से, हाँ चरण बताओ। भेदभाव होगा और भेदभाव के साथ साथ उनकी वो क्या नाम, हाँ जो मन में आ रहा है बोलो, भले ही शब्द कम पड़े, प्रयास करना जरूरी होता है। बोलो, वेरी गुड। जो बड़े लोग हैं उनका वो हो जाएगा, जातियों में जो भेदभाव बढ़ जाएगा। और बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। गांव में अपर कास्ट जो लोग की जो प्रॉब्लम है इस वजह से उन्होंने बोला था कि अगर अपने किया तो अपर कास्ट लोग नीचे कास्ट को दबा देंगे और उन्हीं का शासन आ जाएगा। और कोई इसमें और कोई तर्क जोड़ना चाहे? इलिटरेसी। कृष्णपाल आप अपना सुझाव देना चाहें जरूर। मैं इसमें क्वेश्चन ये है, हाँ भारतीय संविधान जो लागू हुआ इसमें गांधी जी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, दोनों स्थानीय शासन को लेकर एक दूसरे को, बिल्कुल। कल ये बात आपको बताई गई है कि नहीं बताई गई? आ जाओ आ जाओ, अरे थोड़ी देर बैठो, जाओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? भूल गए। तस्लीम। कल ये बात आपको बताई गई थी बच्चों, आप भूल गए कि गांधी जी इसके फेवर में थे पर अगेंस्ट में कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब। बिल्कुल सही कृष्णपाल, वेरी गुड। अब बताओ, ओपनिंग लाइन आपकी बहुत बढ़िया, सुन लो उत्तर। हाँ, भीमराव अम्बेडकर विरोध में से कई वजह थी, एक वजह नहीं कई पहले तो वो ये मानते थे कि भारतीय संस्कृति जो गांव की संस्कृति शहर की संस्कृति में बहुत अंतर है। ठीक है, जनसंख्या उसमें दी थी, ठीक है, वो कानून मैंने पढ़ा था, वो कानून था। बिल्कुल बिल्कुल बताइए पॉइंट, बाकी लोग भी और सोचिए। हाँ, कि स्थानीय संस्थान लागू करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, उस समय नहीं थी। इलिटरेसी थी, कल बोला था इलिटरेसी। हाँ अच्छा, अब छत दिख रहा है। दूसरा क्या, धार्मिक कट्टरता, वेरी गुड, जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद। ठीक। एक बात चुनौतियां थी जो अम्बेडकर सोचते थे कि कहने की स्थानीय संस्थान पर आने से जो है इसमें और वृद्धि होगी, घटेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। साथ ही मैंने एक तर्क और दिया था कि गांव के जो जमींदार और संभ्रांत लोग थे वो कभी भी चुनाव में ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व आने ही नहीं देते जिनकी वो गांव में रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा को जन्म दिया जाता है। ग्राम सभा ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बाकी कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं दिखता है दूर दूर से। तो बेटा इन कारणों से भीमराव अम्बेडकर साहब ने उस समय पर इसको लागू नहीं किया और होता भी नहीं लागू। अगर एक बार राजीव गांधी 64वां 65वां संविधान बिल विधेयक प्रस्तुत नहीं करते, प्रयास नहीं करते और अंत में पीवी नरसिम्हा राव ला करके इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो याद रखना इसके जो कृष्णपाल ने कारण बताए या आपने भी कारण 2-3 बताए, उन कारणों को ध्यान रखना। और जब मैं नोट्स की पीडीएफ डालूंगा तो उसको एक बार पढ़ लेना। क्लास में हम लोग इनफॉर्मल तरीके से जुड़ते हैं, मुझे जोक भी मानने होते हैं, समझाना भी होता है, लेकिन जब आप मेरे नोट्स की रीडिंग करोगे तो आपको औपचारिक शब्द मिल जाएंगे कि लिखना क्या है, तो इसलिए नोट्स पढ़ लिया। ठीक है, ये बात आई समझ में? अब समझिए ग्रामीण और शहरी, वेरी गुड। लेकिन कृष्णपाल बहुत बढ़िया, और बाकी बच्चों को भी जिन्हें रिवीजन नहीं करा, बच्चों रिवीजन कर लिया करो। ठीक, ग्रामीण शहरी। अब बताओ भाई, गांव में 3 टियर सिस्टम है, कौन कौन सा? सबसे नीचे क्या होता है? अच्छा वाह, अगला? हाँ जोर से बोलो भैया। और इधर? ठीक, शहर में बताओ 3 टियर? नगर पंचायत, नगर। ठीक, अब सुनना ध्यान से बेटा, इसी गांव वाले को कहते हैं 73वां संविधान संशोधन और इस म्युनिसिपैलिटी वाले को क्या कहते हैं? 74वां संविधान संशोधन। इसके लिए चैप्टर ऐड किया गया 9 का 1, आर्टिकल 243 से शुरू करे गए। और आप लोग पंचायती राज दिवस कब मनाते हो जरा ये बता दो। वेरी गुड, तो बेटा याद रखना 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। और शहर वाला कब लागू हुआ कृष्णपाल? अरे 1 की 3 जून का पता है, 1 ही। ठीक, तो बच्चों याद रखना ये दोनों अलग अलग डेट पे आए, लेकिन
ये यात्रा मैंने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ ले आ जाओ। तो कल कृष्णपाल जी मैंने कुछ चीजें और बताई थी, मैं रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि इनको याद आ जाए। आजाद भारत से पहले, आजाद भारत के बाद कैसे म्युनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत का उदय हुआ, ये जानना बड़ा आवश्यक है। एक देखेंगे 47 से पहले और एक देखेंगे 47 के बाद। कल मैंने आपको 3 चीजें लिखवाई थी, तोते की तरह कहते जाओ। पहला कौन था? 1800 लिखो जिनके नहीं लिखे। दूसरा कौन था? 1800 गुड। और शाह आयोग कौन सा था या शाही आयोग? 1906 1907। ये 3 आजादी से। वेरी गुड, इसका मतलब कुछ तो पढ़ के आए। अब पहले मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले मायो ने प्रयास करा था मद्रास के अंदर म्युनिसिपैलिटी देने का, नगर पंचायत देने का। क्या वो सफल हो गया था कृष्णपाल? क्या लगता है? बच्चे बताएंगे, बताओ भाई कल क्या बताया गया? क्यों नहीं हुआ? सफाई के चक्कर में वेतन मांग रहे थे। सफाई के लिए वेतन मांग रहे थे। और इसके अलावा आप ये भी जान गए थे कि भारतीय इस चीज से बिल्कुल प्रेरित नहीं थे कि हम साफ सफाई के पैसे देंगे, तो उन्हें म्युनिसिपैलिटी का कंसेप्ट जो है फेल हो गया। लेकिन मैंने आपको एक और अवधारणा बताई थी जिसे कहते थे केंद्रीकरण। याद आ रहा है कुछ कुछ? चलो, रिपन का क्या था? रिपन का इसे क्या बोला जाता है? स्थानीय सुशासन या स्थानीय शासन के पिता बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस या गवर्नमेंट। रिपन ने क्या करा था? ये जान गया था कि कारण क्या थे 1877 के अंदर मायो के म्युनिसिपैलिटी अधिनियम को लाने के विफल होने। इसने एक तो लोगों की भागीदारी जोड़ दी, इसने लोगों की भागीदारी नहीं जोड़ी, इसने सारा प्रशासन अपने कंट्रोल में रखा। तो लोगों को लगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पैसा भी दे, तुम्हारा मन करे तभी तुम सफाई भी करवाओगे, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। और तुम अंग्रेज हो, तुम तो वैसे ही शासन कर रहे हो, अब तुम हमारे वार्ड मेंबर में, गली मोहल्लों में, उन पे भी शासन करने लगे। तो इस वजह से मायो वाले अधिनियम का फेल होना तो निश्चित था ही। उसके बाद रिपिन आया। रिपिन ने इसमें किसको जोड़ दिया? भारतीयों। ये सबसे पहली सफल शुरुआत थी स्थानीय शासन की। फिर शाही आयोग आया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन ने बिल्कुल पुख्ता कर दिया कि भारतीयों को रिपन के द्वारा उठाए हुए कदम के अनुसार लोकल गवर्नमेंट देनी ही देनी चाहिए। ये अभी तक आजाद भारत से पहले के 3 प्रयास थे, जिसमें रिपन का प्रयास सफल हो गया। इसे बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो बच्चे कल नहीं आए थे वो आगे का सुनना जरा ध्यान से। उसके बाद वाली चीज में देख लीजिए, संविधान बनके तैयार कब हो गया था? 49 में। लागू कब हुआ? यहां पर बैठे थे नेहरू, और मैं आपको कल बता चुका हूं नेहरू जी की गांधी जी से विचारों को लेकर मतभेद थे। आप कितना भी कह लीजिए कि नेहरू गांधी जी के सपोर्टर थे, नहीं थे। गांधी जी ने आज तक इसी वजह से उन्होंने एक आश्वासन दिया था नेहरू को कि तुम सत्ता चलाओ, मैं सत्ता को पीछे से चलाऊंगा। यानी कभी भी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ी नहीं। बस गांधी जी ने एक बार, सिर्फ एक बार कर्नाटका बेलगांव अध्यक्षता करी थी 1924 में कांग्रेस की, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा गांधी जी कई पॉलिटिकल सिनेरियो में दिखते ही नहीं है। गांधी जी राय सबको देते रहते। ठीक, तो गांधी जी के विचारों को लेकर राष्ट्रवादी और उदारवादी लोगों में लड़ाई हो गई। बहुत ध्यान से इंटरेस्टिंग समझना, बताना कृष्णपाल इसमें। तो ये कहा गया कि गांधी जी के विचारों को त्यागा तो जा नहीं सकता, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जब तक गांव का प्रत्येक नागरिक अपने आप में सशक्त नहीं होगा, मैं कभी नहीं मानूंगा कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र पहुंचा है या वास्तविक लोकतंत्र है या भारत के लोग स्वतंत्र हैं। तो गांधी जी की इस अवधारणा को जीवित रखने के लिए एक आर्टिकल डीपीएसपी में डाल दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। लेकिन किसी भी हाल में हमने ग्राम पंचायत या जो भी आपने ग्रामीण और नगर पालिका वाला पूरा कंसेप्ट देखा, इसको 1950 में नहीं लाए थे। क्यों? भीमराव अंबेडकर साहब का तर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक किताब है, उस किताब के राइटर का नाम याद रखना, ग्रैनविल ऑस्टिन। सुना किसी कृष्णपाल? सुना होगा। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में पढ़ा है? उसने भारत पे टिप्पणी करी है, नाम ये है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्रिटिक था, राजनीतिक के बारे में टिप्पणी और क्रिटिक करता था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बताया है कि कैसे भीमराव अंबेडकर जी के आवेदन को
सहमति में मान लिया गया। गांधी जी की बात को भी वरीयता देते हुए आर्टिकल 40 में डाल करके बोल दिया गया कि जब गांव से भेदभाव मिट जाएगा, शिक्षा पहुंच जाएगी, स्थानीय प्रशासन देने योग्य हो जाएंगे, तब आगे चल के गांव में स्वशासन की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, गांव तक विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा। इस प्रयास में अब आप प्रयास देखिए, अब बनाइए टाइमलाइन। 1950 के बाद सबसे पहला गांव को जितनी भी स्वशासन देने का प्रयास करा गया या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय सरकार देने का प्रयास करा गया, वो किया गया 2 अक्टूबर 1952। क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलिए आपको लिखवाया है, मैं बताता हूँ। एक कार्यक्रम बेटा, इसमें कुछ नहीं था। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी एवं बढ़ावा देना और ग्रामीण लोगों को आगे लेके आना, एम्पावर करना, सशक्त करना, यही इस प्रोग्राम का काम था। परंतु धन के अभाव के कारण ये प्रोग्राम बड़ा सीमित जगहों पर लागू करा गया। बाद में इस प्रोग्राम की सफलता या इस प्रोग्राम को बढ़ाने का विचार किया गया। तो बेटा, जब किसी चीज को बढ़ाना होता है तो उसे लीगल भाषा में कहते हैं विस्तार करना। 1952 के बाद 2 अक्टूबर 1953 को शुरू करा गया NES, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इंग्लिश वालों, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। इधर आ जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद में सुनिए मजे की बात ये हुई, ये और ये दोनों हो गए बुरी तरीके से फेल। अगर ये सफल हो जाते तो कभी भी बलवंत राय मेहता समिति की जरूरत पड़ती ही नहीं। जब ये दोनों विफल हो गए तो कांग्रेस सरकार को बड़ा करारा झटका लगा। कांग्रेस सरकार बोली, हम तो चाह रहे थे कि आर्टिकल 40 की तरह ही लोगों तक पंचायत बनाए, गांव-गांव तक भागीदारी जोड़े, लोगों को चुनाव का हिस्सा बनाए, लेकिन इनका CDP और राष्ट्रीय विस्तार विफल हो गया बुरी तरीके से। और विफल क्यों हो गया, अभी उसके कारण सुनिएगा। तो इन्होंने इस विफलता की जांच करने के लिए समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो बलवंत राय मेहता समिति का एक ही काम था, किसकी जांच करना? CDP NES की विस्तार से जांच करना कि ये फेल हुआ तो क्यों हुआ, और साथ ही स्थानीय सरकार के लिए लागू करने के लिए क्या देना। ये बात आई समझ में? यहां तक मैंने पढ़ाया था, इसके आगे भी अब आगे बढ़े। अब रुकिए, मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कल गांव की संख्या वगैरह ये सब बता दिया था मैंने आपको, पैच छोड़। इस पे डिटेल डिस्कस कल हुआ था क्योंकि कल टाइम था। आज शेड्यूल और ट्राइबल एरिया पे भी जाना है। ठीक है, चलो। मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, ग्राम विकास की गांधीवादी अवधारणा और भारत की विकास नीति। क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैं आपको बता दूं, वेबसाइटें ये होती है, गवर्नमेंट वेबसाइटों पे झांक लिया करो। महात्मा गांधी जी की ऑफिशियली खुद की वेबसाइट है। गांधी जी ये समझ लो कि स्टार है, सलमान खान और UPSC। आपको इनकी एक एक चीज पता होनी चाहिए। ये हार्ट चेंजिंग थ्योरी लाए, वर्धा एजुकेशन क्या था, तो गांधी जी के बारे में पढ़ लेना। इनके आर्टिकल की वेबसाइट मैंने डाल दी है, आपको शेयर कर दूंगा, एक बार जरूर पढ़ लेना। समझ आया? ठीक है, चलो आ जाओ, अभी आ जाओ। ये अम्बेडकर जी की किताब है जिसमें ये सब दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो चाहो तो, लेकिन किताब खरीद के पैसे मत खराब करना। ठीक है, ऐसे ही दे देंगे। चलो, ये इसमें है स्लाइड में जो आपने देख लिया था। ठीक है, हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ लेते हैं। चलो, कल प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए, कुछ नहीं हो गया, ये पढ़वाना था, ये लो पढ़ो। हाँ कोई बात नहीं, नए बच्चे भी तो आए हैं। अब बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों बनी थी याद रहेगा? सही है, 2 की जांच करने के लिए। CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं है, बीएड वालों है। ये CDP लिखा, फुल फॉर्म बोले याद नहीं आ रही, मेंस में कौन चेक कर रहा है? CDP लिख दो बेटा, मास्टर घर पे आएगा, समझ रहे, और रासों का लगवाएगा, देशद्रोही लिखा था। याद रखना, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पढ़ा बेटा, वो सारा किसकी देन है? तो इन्हीं की देन है, बलवंत राय मेहता की। उसे ही बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। क्या बोलते हैं? और ट्रिक क्या थी? बलवंत राय मेहता के नाम में कितने अक्षर हैं? BRN, 3।
तो भैया कितने सिस्टम सजाए? 3, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। लो भैया एक बार ये देख लो इनके सुझाव क्या क्या थे, कल बता दिए थे, फिर आगे बढ़ो। पहला सुझाव यही था कि ये ट्रायंगल बनाओ। कौन सा ट्रायंगल? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। दूसरा सुझाव क्या था? जो सुझाव सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो गया वो ये था कि जो सबसे ऊपर का ट्रायंगल है, बना के समझाएंगे। इन्होंने एक गलती कर दी कि सर ये जो ट्रायंगल है इसमें नीचे ग्राम पंचायत, इसमें आपकी पंचायत समिति और ऊपर जिला परिषद। यहाँ पर जो सबसे टॉप का अध्यक्ष बैठेगा वो पता है कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? कलेक्टर। और कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। यही तो विवाद है। तुम शक्तियां देना चाह रहे हो गांव को, लेकिन गांव के टॉप अथॉरिटी को नियंत्रण में कौन रख रहा है? केंद्र रख रहा है। तो क्या ये स्थानीय स्वशासन हुआ? नहीं सर, ये मजाक हुआ, क्योंकि अभी वो किसके नियंत्रण में रहेंगे? केंद्र के नियंत्रण में। इस बात का अपोजिशन बलवंत राय मेहता समिति के लिए हुआ। हाँ क्या हुआ? चलो देखो। उसके बाद अगला ये देखिए, एक वर्ड बड़ा प्रचलित है जो मैंने कल बताया था, जो इस पूरे निष्कर्ष में आया है। बेटा कुछ भी हो जाए ये शब्द मत भूलना। आईएएस का प्रश्न है 2017 का कि इन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये मत भूलना किसी सूरत हाल में। कोई बात नहीं करीमा, खास पर ऐसे करना। हाँ जा रहा है वो अश्वित समझ गया, बहुत तेज है अश्वित, बहुत तेज है। तेज कोई बता रहा है इसके साथ है ना, तभी तेज है। सही बात है ना? चलो चलो इधर देखो, इधर बेटा ये है लोकतांत्रिक। सुनिए इसका प्रश्न सुनिए। पूरी बलवंत राय मेहता समिति पे कोई प्रश्न आया ही नहीं। प्रश्न आया तो यूपीएससी 2017 में क्या पूछा? लो पढ़ो। तुम्हें लग रहा होगा यूपीएससी बहुत हार्ड पूछेगी ना। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या की जा सकती है? तो इसका सीधा उत्तर था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये कौन सी समिति ने सलाह दी थी? बलवंत राय मेहता। ये कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल ट्रायंगल वही तो विकेंद्रीकरण है। शक्तियां बांटना विकेंद्रीकरण, शक्तियां इकट्ठी करना केंद्रीकरण। यही बात बलवंत राय मेहता समिति ने कही। अब सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने तुम्हें मोटिवेट कर दिया तो तुम जोश में आ जाते हो। ऐसे क्या हुआ, बलवंत राय मेहता समिति नई नई बनी थी, वो कह के तो निकल गई, हल्के से खिसक गई कि भैया पंचायत बनाओ पंचायत बनाओ। ये बात हमारे राजस्थान के दिल पे लग गई। राजस्थान बोला बलवंत राय मेहता समिति के साथ साथ जो और भी अध्यक्ष थे या जो और भी उनके साथ में अध्यक्ष के साथ में सदस्य थे, उसमें कई सारे सदस्य राजस्थान के भी घुसे हुए थे। ये बात इनके दिल पे लग गई। बोले अब हम राजस्थान में सबसे पहले पंचायत बनाएंगे और विश्व में रिकॉर्ड बनाएंगे। तो रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन हुआ क्या जरा देखना। ये रहा। तो बेटा बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर पंचायती राज संस्था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सबसे पहले बनाई। दूसरा राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज? आंध्र प्रदेश। तो बेटा जब राजस्थान ने ये बना तो लिया, लेकिन राजस्थान को ये पता ही नहीं था कि ग्राम पंचायतें काम कैसे करती हैं। जमीन का विवाद होने लगा। कुएं खुदवाते गांव वाले और जिस सरकार राजस्थान की पहुंच के कहती कुआं हमारा। बोले पर ये तो ग्राम पंचायत के अंदर आएगा। बोले कैसी पंचायत? हमने बनाई पंचायत, हम जो तय करेंगे वही होगा। फंड आता गांव के नाम से, खा बीच में आला अधिकारी जाते जो सरकार में बैठे थे राजस्थान में। इन सब सरकारों के चलते, इन सब समस्याओं के चलते, और जो मंशा थी वो सरकार की क्या थी राजस्थान की, कि ग्राम पंचायत के नाम से गांव को अपने अधीन करके नियंत्रण करना। इस वजह से बुरी तरीके से राजस्थान का पंचायती राज मॉडल विफल हो गया। और बच्चों जब जब पंचायती राज मॉडल की डेट तुम्हें याद ना रहे, 2 अक्टूबर तो लिख लेना, क्योंकि गांधी जी अपने बर्थडे की डेट चिपका के चले गए। क्या है, कोई भी कानून आया पंचायती राज का, ज्यादातर सिर्फ पैसा एक्ट छोड़ के 2 अक्टूबर को ही आया। ये ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज, जब राजस्थान का ये मॉडल विफल हो गया तो राजस्थान सरकार का हो गया दिमाग खराब। बोले हमने बड़ी मेहनत से बलवंत राय मेहता समिति की सारी सिफारिशें लागू कर दी, ये फेल कैसे हो गया? तो इन्होंने अपनी राज्य सरकार के द्वारा एक समिति बनाई जिसका नाम था सादिक अली समिति। सादिक अली समिति के बारे में लिख लीजिए, 1964 में बनी। और कृष्णपाल, इसके 3 F है, 3F। सर ये 3F क्या है? फंड, फंक्शन, फंक्शनली। इसे मैं बोलता हूं ये वाला फॉर्मूला। बलवंत राय मेहता ने दिया था 3 टियर, सादिक अली ने दिया 3F। बोलना मत।
सादिक अली समिति ने चमन क्या दिया, बोले पैसा तो गांव में जा ही नहीं रहा है, पैसा तो जा ही नहीं रहा है, पैसा बीच में ही कहीं उड़ जा रही है, समझ गए। तो भैया पहली समस्या। दूसरी बात, फंक्शन कार्य, बोले किसी की मनसा है ही नहीं, कलेक्टर कहता है जाओ गांव से गईये कह चलाओ दूध भर लाओ, बोले ये दूध का पैसा कौन देगा, बोले कलेक्टर अध्यक्ष है, अध्यक्ष सबसे ऊंचे का, बोल मत देना, क्योंकि बलवंत राय मेहता में किसे कलेक्टर बना दिया था, भैया तुम्हारे डीएम को, जिला परिषद का। इस वजह से राजस्थान में पंचायती राज जितनी तेजी से फ्लरिश हुआ उतनी तेजी से नीचे गिर गया धड़ाम, और अंत में आ गए फंक्शनरी, कौन काम करने की इच्छा ही नहीं। किसी को बोला ग्राम प्रधान बनोगे, बोले पैसा मिलेगा, बोले अरे गांव की सेवा करने को मिलेगा, बोले वो हम कर लेते हैं रात में, तुम जाओ। अरे मतलब दूसरों खेत में घुस के फसल बसल मेड़ उड़ इधर उधर कर देते हैं, तुम लोग पता नहीं कहाँ निकल जाते हो। देखो इधर, हाँ इन्हें ये बताओ आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों काम करता है, तो समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बता दो कि भैया फलाने आदमी ने उस तरीके से रात में वहां पर कुछ कर दिया, हाँ हमें पता क्या किया। क्लास के बच्चे इतने ओवर टैलेंटेड है, तुम लोग गलत भर्ती में आ रहे हो, आईबी रॉ सीबीआई तुम्हारा इंतजार कर रही है, समझ रहे। इन भर्तियों में LIU ज्वाइन कर लो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यही है वाटर बॉक्स के पास में, वहां चले जाओ। चलो तो सर सादिक अली कमेटी फेल हो गई। सादिक अली कमेटी ने सिफारिश में बताया कि भैया जो ये नागौर जिले में तुम खोल के बैठे हो दुकान, ये तुम्हारी दुकान ठप हो गई। राजस्थान को करारा झटका लगा। सवाल ये बनता है कि राजस्थान सरकार ने खुद ही जांच करवाई, तो बलवंत राय समिति जो थी वो केंद्र की बनाई समिति थी, लेकिन सादिक अली समिति कौन सी थी, सर ये राज्य सरकार की समिति थी। प्लीज ये मत भूलना, इस पे सवाल वनडे एग्जाम का बन जाता है। सादिक अली साहब वैसे तो राजस्थान के थे, पढ़ाई इलाहाबाद में करी थी पूरी, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी रहे थे, बाद में इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, राज्यसभा गए, AICC आर्थिक समीक्षा के सदस्य भी रहे, बहुत कुछ रहे। इसका कोई भी एग्जाम से लेना देना नहीं है, बस तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए दिखाते हैं, समझ गए बात। अब किससे बात कर रहा है, अच्छा छुट्टे लिखो। अब भाई क्विज टाइम, अब देखना कृष्णपाल, कल भी क्लास में जो है बच्चों ने उत्तर गलत दिया था, कल पुराने वाले तो कतई उत्तर गलत मत देना, ठीक है। कृष्णपाल प्रश्न ध्यान से पढ़ना और आनंद लेना प्रश्न का। नए बच्चे उत्तर देंगे, अभय उत्तर देंगे, अभय। हाँ आज देखते हैं धोखा होता है कि नहीं। अभय उत्तर दो इसका, भले ही गलत दो चलेगा, तुम्हें जगाना भी तो होता है ना बीच में, मास्टर का काम है सर लठ लेके चलाना। हाँ क्या उत्तर है इसका, हाँ सादिक अली। हाँ बेटा अगर तुम सादिक अली बोल रहे हो तो आज भी किसी मंदिर में तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा मैं, मेरा मन कर रहा है पूरी तरीके से। यहाँ क्या पूछा गया है, मैंने जान पूछ करके ये क्वेश्चन डाला, मैं मौलिक कर्तव्य क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं सर, बस ये क्वेश्चन तुम्हें जगाने के लिए था कि मौलिक कर्तव्य तो स्वर्ण सिंह ने, देखो इधर दोनों अच्छा हुआ चीखे नहीं, वरना सर बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन अटेंटिव होके पढ़ो। ऐसे यूपीएससी का पेपर आएगा, 2 मिनट में एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मिनट में पॉलिटी का आ जाएगा, तुम पॉलिटी में लगाओगे लाइन टेल मकाऊ और एनवायरनमेंट में लगाओगे राष्ट्रपति पे टिक, समझ गए बात। तो सही है, फंडामेंटल ड्यूटी था वो, आई ड्रॉप खरीदे। चलो भैया, सादिक अली समिति कब बनी, 1964 में। इसमें सारी बातें बताती, ग्राम सभा की बैठकों की कोई घोषणा नहीं करी, कब बैठक होगी, जिसका मन कर रहा है गांव में जा रहा है, कह रहा आइए जरा, हो गई ग्राम पंचायत की बैठक। तो इस तरीके की जो समस्याएं थी मैंने सारी लिख दी है जो आपको बताई, साथ में कोई प्रगति राजस्थान के अंदर देखने को नहीं मिली। तो ये कमेटी की रिपोर्ट थी, ठीक। अब आ जाओ, इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को फिर से सदमा लग गया। क्यों? केंद्र सरकार बोली हमें तो गांधी जी की अवधारणा को पूरे भारत में फैलाना, अभी राजस्थानी ऐसे टे से गिर गया, तो अब हम करेंगे क्या। तो भैया इन्हें पता नहीं मेहता स्कैम से कितना लगाव था, क्योंकि विश्व में बहुत बड़े बड़े घोटाले मेहताओं ने भी करे हैं। तो बेटा मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि सारे मेहताओं ने घोटाले करे हैं, मैं तो कुछ मेहताओं की बात कर रहा हूँ। तो भैया सरकार ने बलवंत राय मेहता की तरह एक और व्यक्ति को आमंत्रण दिया जिनका नाम था अशोक मेहता समिति। अब देखो अशोक मेहता के में कितने अक्षर हैं, 2, A और M, अभिषेक मिश्रा नहीं, अशोक मेहता। तो बेटा इनकी कमेटी की सुझाव जो सिफारिश आई उसमें कहा कि बलवंत राय मेहता का 3 स्तरीय काट दो और कितना रखो, 2 स्तरीय। पहली सिफारिश आ गई समझ। अभी तक सबसे ज्यादा सिफारिशें इनने ही पेश करी थी, 132। तभी ये प्रश्न बन सकता है वनडे एग्जाम का कि अशोक मेहता ने कुल कितनी सिफारिशें दी थी पंचायती राज में, तो बेटा 132।
और दूसरा प्रश्न एक और बन सकता है, हो सकता है आप उसको ना लगा पाए, मैं लगवा दे रहा हूं। क्रम से मिलाएं, ये आ जाएगा सीक्वेंस वाइज। तो भैया सीडीपी 52, ये उसके बाद सादिक अली समिति 64, बलवंत राय मेहता 57, ये क्रम से लगाने को आ सकता है, कूट मिलान आ सकता है। तो समितियों की डेट कृपया करके ना भूलें, ऐसे प्रश्न बन चुके हैं पूर्व में। और यूपी पीसीएस को बहुत मजा आता है, क्योंकि स्वेटर बनने की ट्रिक यही है, समझ गए? समझ जाओ, वृद्ध मेंबरों के लिए समझ। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, एक जिला परिषद बना दो, एक मंडल पंचायत बना दो, खत्म करो बीच का स्तर। और ये भी प्रावधान दे दिया कि 20 लाख की आबादी जहां पर हो वहीं पे जिला परिषद की तरफ कदम बढ़ाना, वरना बीच का स्तर पूरा गायब कर देना। और तो और तुम्हें लग रहा होगा ये 2 टियर सिस्टम पे खत्म हो गए, नहीं, इनकी भैया ये रही खतरनाक सिफारिशें। बोले पता है आपको पंचायती राज कमेटी क्यों नहीं फल फूल पा रही है? बोले क्यों? बोले क्योंकि उसमें भगवा कलर, हाथ का निशान, कमल का फूल, आम आदमी और साइकिल, ये सब तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा यार बात तो सही है, पंचायती राज में तो कोई है ही नहीं, तो इन्हीं की सिफारिश थी कि राजनीतिक दलों को भी पंचायत के चुनाव को बढ़ावा और लड़ने के लिए आमंत्रित करो। लेकिन इनकी ये राय मानी नहीं गई, परंतु गोपनीय तरीके से ये राय आज भी चलती है। अब तो सबको पता होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक है प्रधान जी, ये सबको पता होता है ना। आजकल तो सीधे सीधे लड़ ही लेते हैं कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी के, फूल भी बन जाता है पोस्टर के अंदर। अशोक राय मेहता की समिति ये थी कि फंड की चोरी हुई, भाई पैसा जो है वो सादिक अली समिति से पता चल गया कि ना फंड का इस्तेमाल हो रहा है, ना फंक्शनरीज का इस्तेमाल हो रहा है, ना तो कोई फंड्स की देखरेख कर रहा है। तो अगला आदमी क्या राय देगा? अगला आदमी राय देगा कि तुम एक ऑडिटिंग बनाओ। ऑडिटिंग कैसे? एक समिति बनाओ, उस समिति का काम होगा ऑडिटिंग करना, ताकि फंड्स जो है वो प्रयोग में हुए हैं या ना हो पाए। और सबसे बड़ी राय अशोक मेहता समिति दे गई, जिसके बाद में सबका दिमाग घूम गया। बोले आपको पता है पंचायती राज क्यों फेल हो जा रहा है? बोले क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं, ये सिर्फ आर्टिकल 40 की एक डीपीएसपी की अवधारणा तक सिमट के रह गया है। और आर्टिकल 40 या डीपीएसपी क्या कहते हैं कि ये सरकार पे निर्भर करता है कि तुम किसी चीज को लागू करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ना तो जेल ले जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 40 कहता है कि संसाधन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी को जब तक संवैधानिक स्थान नहीं दोगे, कोई अमेंडमेंट नहीं करोगे, किसी आर्टिकल में नहीं लिखोगे, तब तक मुबारक हो, इसको सख्ती से पालन नहीं करा जाएगा। इनकी प्रमुख सिफारिशें SC ST का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, ये सब मैंने लिख दिया है। 6 माह के भीतर अगर कभी कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाए, जिला समिति भंग हो जाए, जिला परिषद भंग हो जाए, कुछ भी भंग हो जाए, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भंग हो जाए, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना, न्यूनतम 4 बैठकें तक आयोजित करना, कैसे चुनाव होगा, कितना पैसा आएगा, चुनाव कराने के लिए आर्टिकल 243 में स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करना, ये सारी बड़ी बड़ी सिफारिशें अशोक मेहता कमेटी ने दी थी। विश्वास रखना मेंस का पूरा क्वेश्चन बन सकता है इनकी सिफारिशों पर, और एमसीक्यू में मुख्य मुख्य सिफारिशें डाल के तुम्हें एलिमिनेट करना आना चाहिए, क्योंकि 132 तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो प्रमुख सिफारिशें हैं उन पे तर्क और वितर्क आ जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई सर, इस समिति का क्या हुआ बेटा? इस समिति के बारे में कंपैरिजन ये मैंने कर दिया कि 3 टियर 2 टियर, बलवंत राव मेहता, ठीक 20 साल के बाद अशोक मेहता, ये सब तुमने देख लिया। चलो तो सर अब क्या हुआ समझना। हुआ ये कि अशोक मेहता की सिफारिश के बाद में प्लानिंग कमीशन, क्योंकि सरकार बदल चुकी थी, और सरकार बदलने के बाद में जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो राजीव गांधी जी को बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं लोगों तक स्थानीय शासन पहुंचा दूंगा। तो उस समय राजीव गांधी इस चीज की वकालत कर रहे थे, और उन्होंने यानी उन्हीं की सरकार ने एक समिति का निर्माण करवाया जिसका नाम है GBK राव समिति। क्या वो फोटो लेना? चलो भैया ले लो, ठीक है, स्माइल। GBK राव समिति आखिरी समिति, अभी नहीं एक और है, LM सिंघवी भी आएगी 1986। लिखो अगली समिति GBK राव समिति लिखो। सर समिति पे समिति बन रही है बेटा, इस समिति क्यों बनेगी? क्योंकि राजीव गांधी प्रयास करना चाह रहे थे कि मैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दूं, तभी तो विधेयक लाए थे कृष्णपाल। विधेयक क्यों लाया जाता है? संवैधानिक दर्जा देने के लिए।
अब इसमें जो रिपोर्ट निकल के आई, मजा आ जाएगा, मजा। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल की तृणमूल का अंग्रेजी में नाम पता है क्या है? ग्रास रूट, ग्रास। यहाँ पे इस समिति ने बड़ा कर्रा व्यंग कसा कि भैया ये जो तुम्हारे पंचायती राज है, पता है क्यों फेल हो रहे हैं? ये ऐसी घास है जिसकी जड़ें ही नहीं है। क्यों? बोले अभी तक पता ही नहीं है पैसा कौन देखेगा, काम कौन करेगा, कराएगा किससे, कौन से गांव में क्या व्यवस्थाएं होगी। बोले जिस घास की जड़ें ही नहीं है वो घास तो एक ना एक दिन उड़ ही जाएगी हवा से। तो इस समिति की बड़ा प्रचलित लाइन है, ग्रास विदाउट रूट्स। लिखो, ये लाइन किसने बोली? GBK राव ने। और पता है बड़ा ही तीखा व्यंग कहा, हैवी ब्यूरोक्रेसी। जब पढ़े लिखे अधिकारी ना होके प्रमोटेड अधिकारी आगे आ जाते हैं, जैसे कोई कहीं क्लर्क बना, अब धोखे धाके से वो बन गया कोई जिला उला के अच्छे खासे वो, तो बेटा क्लर्क की लेवल से सोच सकता है। अब हमारे जैसी लेवल है, हम सीधे दे रहे हैं ग्रुप ए का इंटरव्यू, ठीक है। जो लोग मेरे एंटी भी हैं वो भी जरा ध्यान से सुन लें कि एक इंटरव्यू होने वाले हैं, हो सकता है धोखे धाके से मैं भी दूं, ठीक। अब मुझे पता तुम्हें सब रहता है, पता नहीं कहां से पता करके लीक इंफॉर्मेशन ले लेते हो तुम लोग। मेरे आते ही पूछा कि अच्छा इंटरव्यू चल है किसका? बहुत एक्टिव। रॉ की एक्टिवनेस तुम्हारी कल और 8 दिन पहले देख ली थी एक्टिवनेस, ठीक है। 6 दिन नहीं आएंगे। चलो देखो, तो बेटा हैवी ब्यूरोक्रेसी का आरोप लगा। या तो ढंग का आदमी, अरे देखो इधर इधर, या तो ढंग का आदमी डीएम बने या शहर में डीएम ना हो। वो कहते नहीं मेरी कश्ती भी जहाँ डूबी वहां पानी कम था, तो वही वाली चीज हो जाती है। अगर डीएम शहर का अच्छा है, पुलकित सर के जैसा, तो एक एक बच्चा क्लास में आ जाएगा। और अगर डीएम साहब इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो बच्चा ये कहेगा छोड़ो कल की बातें, बात पुरानी। तो वही हो रहा था, हैवी ब्यूरोक्रेसी की वजह से गांव के आदमी तक चारा पहुंच ही नहीं पा रहा था, बीच में चारा घोटाला ही हो जा रहा था। भैंसों के लिए जो है पता चला कोई नीति आ रही है, भैंसों से पहले नेताजी अपने लिए नीति लागू कर ले रहे हैं, पता नहीं वो भी भैंस है क्या। तो इस तरीके की नीतियों की वजह से बोला गया GBK राव समिति की अध्यक्षता में कि हैवी ब्यूरोक्रेसी की वजह से इस योजना को ग्रास विदाउट रूट। बड़ी तीखी टिप्पणी थी, कुछ शब्द तो मैं बता नहीं सकता, इसको भी आगे ले जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हें शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया बताना है, उसमें और मजा आएगा। क्योंकि तुम्हें लगता होगा शेड्यूल एरिया, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल कास्ट। अभी देखो तो भैया इतना डिले क्यों हो रहा था, इन्होंने सारे कारण दे दिए। लो भैया एक सवाल तुम्हारे लिए, इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के लिए है? बताओ। इज अ कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाँ, सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का क्या बोला जाता है? जनक। इसीलिए कह रहा हूं बच्चे, आंख नाक कान मुंह सब खुला रखो, सर सांस नहीं आ रही। लो, और ये उत्तर आ गया इसका, अशोक मेहता। वाह बेटा, गलत है, अशोक मेहता हो ही नहीं सकता। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे बलवंत राय, कोई बात नहीं। चलो हाँ, चलो बेटा इसका उत्तर दो। लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मेंस का है। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन कहां लिखा हुआ? छोड़ो, क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है। आ जाओ, लो अगली रिपोर्ट की बात करो। सिंघवी रिपोर्ट लिखो, सिंघवी समिति की रिपोर्ट, LM सिंघवी। इसके बाद एक आयोग और बना था, है ना, थुवांग था, क्या था उसका नाम? कुछ हाँ, पीके थुवांग। लेकिन वो पीके थुवांग कुछ खास चर्चा में नहीं है, यूपीएससी ने तो नहीं पूछा। लिखो बेटा, अंतिम समिति LM सिंघवी समिति। कौन थे सिंघवी? जाने माने विधि शास्त्री, ज्यूरिस्ट, जाने माने विधि शास्त्री ज्यूरिस्ट थे। बेटा इन्होंने सीधी सीधी वही बातें रिपीट कर दी जो अशोक मेहता समिति ने 132 सिफारिशों में बोली थी। बोले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दो, वरना तुम पंचायती राज व्यवस्था को चला ही नहीं पाओगे। इसी को बोलते हैं स्थानीय सुशासन। तो बेटा सिंघवी रिपोर्ट आने के बाद में सरकार पर प्रेशर पड़ा। 1986 का दौर था और देखते हैं आगे क्या होता है। ये बात आई समझ में? ठीक। इसके बाद में राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे बेटा, और राजीव गांधी ने इन्हीं की सलाह पे 64वां संशोधन विधेयक ग्राम के लिए, 65वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश करा म्युनिसिपैलिटी यानी टाउन एरिया, सिटी एरिया के लिए। तो बेटा म्युनिसिपैलिटी के लिए पेश किया।
ये दोनों बिल प्रस्तुत कब करे थे राजीव गांधी ने? 1989 के अंदर। लेकिन मुबारक हो, इनको लोकसभा से पारित करा लिया, परंतु ये राज्यसभा में फेल हो गए। इस वजह से 1989 में राजीव गांधी के प्रयास थे तो बहुत अच्छे कि स्थानीय शासन लागू करने के, परंतु दोनों प्रयास विफल हो गए। और विफल होना सही भी था, क्योंकि उस समय तक ये जो आयोग और समितियों की रिपोर्ट आ रही थी, इसमें यही पता चल रहा था कि हैवी ब्यूरोक्रेसी ही है। अब चलो भाई तेजी से आगे बढ़े, बहुत हो गया। ये रहा चार्ट, इसको देख लेना। बलवंत राय मेहता समिति, कौन कौन आ रहा है? ये एसएससी वाले ना होगा एकदम ऐसे पेपर इस पर हिलाना पड़ेगा। देखो बेटा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, जीवी के राव मेहता समिति, एलएन सिंघवी, ये 4 समिति यूपीएससी की फेवरेट है। अगर कभी आ जाएगा पंचायती राज के विकास के बारे में लिखे तो आपको ये समिति लिखनी पड़ेगी, इससे पहले सीडीपी एनईएस लिखना पड़ेगा। अब आई बात समझ में? अगर तुमने सीडीपी एनईएस नहीं लिखा तो हो गया काम। और जब सवाल लाता हो तो फालतू की बातें लिख देना कि वैदिक काल में सभा और समिति चलती थी, इस तरीके की बात है। मुगल में मुकद्दम आए, मुकद्दम चौधरी आए, ये सब लिख देना। तो अकबर में कोई नीति नहीं इसका। चलो सर, फिर क्या हुआ? ले अब सवाल आया सही, अब बताओ। अशोक मेहता। हाँ, अब नकल निकल जाए, अशोक मेहता ही। चलो बेटा, उसके बाद आए द मैन विद द थॉट, अंतिम रूप से राजीव गांधी के बाद 1991-92 के दौर में, जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय पे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ था। वित्तीय मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। पर तुम कौन बनेगा करोड़पति की तरह? यहाँ भी गलती कराओगे, तुम लिख दोगे कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के साथ एलपीजी आई थी। वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, ये थे जिसने पैट परीक्षा सबसे पहली वाली दी होगी। अब तो 3 हो चुकी, चौथी होने जा रही है। पहली पैट परीक्षा में कृष्णपाल प्रश्न आया था कि जो है एलपीजी किसने लागू करा था, उस समय प्रधानमंत्री कौन है? सब टिपिया के आए थे कि हाँ, जो कौन थे भैया? मनमोहन सिंह। लेकिन मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे ही नहीं। वो कौन थे? वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इनका नाम था पमुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। बिना देखे तो मुझे भी नहीं याद है। अरे वो नीचे कटिंग हो गई भैया ने। अच्छा, वो पीडीएफ में नीचे कटा हुआ आ रहा ना, भाई ने मेरे गलत कर दिया होगा। ठीक है, सुनो। हाँ, इनको चाणक्य भी बोला जाता है, आर्थिक और राजनीतिक मामलों का चाणक्य। तो तुम लोग धोखे धाके से आदरणीय अमित शाह जी को चाणक्य कहते रहते हो, उनसे पहले कुछ 2-4 नाम और देख लो। पीवी नरसिम्हा राव भी चाणक्य बोले जाते थे, एमिनेंट आदमी थे, जबरदस्त। बेटा, इन्होंने सख्ती से इस बात को दिल पे ले लिया कि मैं निपटाऊंगा पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी की समस्या। भले आदमी ने इस मामले को निपटाने के लिए विधेयक प्रस्तुत करे, और विधेयक प्रस्तुत करने के बाद सबसे पहले एक कमी जानना चाहोगे कि अभी तक पंचायती राज टूट क्यों रहा था? चलो मैं बताता हूं। अभी तक सर पंचायती राज सफल क्यों नहीं हो रहा था? सुनो, पंचायती राज व्यवस्था पता है आपको किसके अधीन आती है? किसके अधीन आती है? राज्य सूची में। राज्य सूची में। सर राज्य सूची में कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 5। ध्यान से सुनना, पंचायत राज्यों का विषय है। आपको पता है कि 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पता है केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 56। और समावेशी में 97, 61, 56। तो भैया राज्य सूची में 61 विषय बचे हैं कुल मिलाकर के। ये मैं पुरानी लिस्ट की नहीं, अपडेटेड की बात कर रहा हूँ। और कंकरेंट में 56 विषय ऐसे हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाएगा। अगर आपको ज्यादा उनके बारे में पढ़ना हो तो शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 पढ़ लेना। इसमें 3 लिस्ट होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन पे सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, सिर्फ राज्य बनाएगा, इन पे बनाएगा केंद्र प्लस। ठीक, ये जो विषय है क्या? पंचायती राज। ये पता है किसका विषय है? इसमें दखल कौन दे रहा है? कभी बलवंत राय मेहता, कभी अशोक राय मेहता, कभी त्रिभुज के अंदर बैठा दिया डीएम, और डीएम की नियुक्ति भी कौन करता है? केंद्र। तो ये योजना इसलिए सफल नहीं हो पा रही थी देश, क्योंकि इसके अंदर राज्य का विषय होते हुए दखल किसका था? केंद्र का। तो पीवी नरसिम्हा राव ने इस आइडिया को सुलझाया। यही लिखा हुआ है, देखो। फाइट क्यों थी? राज्य और केंद्र की थी।
बेटा ये विषय किसका था? राज्य का। काम कौन कर रहा था? केंद्र। राज्य इज लाइक सामान मेरा, गैस मेरी, केक मेरा, पार्टी मेरी, और दावत कौन लेके चला जाए? केंद्र। तो राज्य कभी चाहते ही नहीं थे कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगा कि उत्तर प्रदेश में 1,06,000 गांव है, सारे गांव केंद्र के कब्जे में आ गए, तो हम क्या पीलीभीत में बैठ के पोसंपा भाई पोसंपा खेलेंगे? असल तो हमारा वोट गांव से आता है कि नहीं आता है? बुद्धि लगाओ। अगर मान के चलो केंद्र ने गांव पे ही नियंत्रण पा लिया तो सरकारें तो गई, गांव के आदमी कोई तो 80 करोड़ लोग जो राशन खा रहे हैं पूरे भारत में, उनमें ज्यादातर लोग कहाँ के हैं? गांव के हैं। लेबर भी है बेचारे, उन्हें राशन तो मिल ही रहा। पीडीएस सिस्टम, एक चीज और बता दूं, पीडीएस सिस्टम की भी वकालत अशोक मेहता समिति ने करी थी। इसने ये भी बोला था कि गांव गांव में पीडीएस लगवा दो, राशन बंटवा दो, ये भी बोला था अशोक मेहता ने। 132 सिफारिशों में थे। तो हुआ ये, केंद्र कभी नहीं चाहता था कि राज्य के गांव सफल हो, वो चाहता था हम घेर लें। राज्य चालाक था, राज्य चाहता था मैं अपने गांव कभी केंद्र को घेरने नहीं दूंगा। इसी लड़ाई की वजह से पंचायती राज फेल होता चला जा रहा था। समझे बात को? चलो तो सर अब क्या होगा बेटा? नरसिम्हा राव माने ही नहीं, 1992 में 2 विधेयक लाए, 73वां गांव के लिए, 74वां शहर के लिए। 73वां पंचायती राज संशोधन, 74वां नगर या म्युनिसिपैलिटी संशोधन। और मुबारक हो, इन्होंने वो कर दिया जो अशोक मेहता समिति कह रही थी, जो सिंघवी समिति कह रही थी। इन्होंने इस टेम्पररी प्रावधान को संवैधानिक कर दिया। समझिए, यानी एक बच्चे को नाजायज गोद लेने के बाद रजिस्ट्रेशन करा के अडॉप्टेशन दिखा दिया, तो आज से वो जो जायज नाजायज बच्चा था इलिजिटिमेट, वो क्या बन गया? जायज बच्चा बन गया। समझना बेटा ध्यान से, मजा आया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, ले भैया 1 जून 1993 को कौन सा आ जाएगा? ये मैंने वहां 73 लिखा था, 93 है। अच्छा सही कर लेना, कहीं 73 ही लिख के यहाँ बुधवा लो। 1 जून 1973 सही है। देखो इधर, तुम्हारा कुछ नहीं पता। 24 अप्रैल 1993 को क्या बना दिया गया भैया? ग्राम के लिए। 1 जून 1973 को 74वां संविधान संशोधन लागू कर दिया नगर पालिकाओं के लिए। ये ऐसे लिख लो, भाग 9 शेड्यूल 11 2 जोड़ दिए गए पार्ट 9 के अंदर। आर्टिकल 243 से 243 को पार्ट 9 का ए जोड़ दिया गया, शेड्यूल 12 जोड़ दिया गया। शेड्यूल मतलब अनुसूची, अनुसूची 11 अनुसूची 12। भाग 9 पहले से था, भाग 9 में क्या जोड़ दिया? 9A। 9 के अंदर कौन से आर्टिकल थे? 243 से 243 O तक, और म्युनिसिपैलिटी के लिए P से ZG तक। ऐसे ही उतार लो, डिट्टो फोटो कॉपी। हाँ, MCQ है जिंदा जिंदा, इस पर वनडे एग्जाम में किताबें लिखी, किताबें। हाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ठीक है, ठीक है, अमेरिका की संस्था है फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, बिल्कुल सही, 100%। इसमें 5 स्तरीय केस में जिला पंचायत था। उसके असफलता के प्रमुख वजह ये माननीय पर्वतराय मेहता की रिपोर्ट आई है, इसलिए बोला था क्योंकि इसको विकास के कार्यों को जनता से दूर रखा गया, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक प्रसार कार्यक्रम जो भी थे उसको जनता को दूर रखा गया। सारा दायित्व अधिकारियों का हाथ में दे दिया गया था। इसमें ग्रामीण जनता को शामिल नहीं किया गया। आप गाँव में सड़क बिछा रहे हैं या आवास बनवा रहे हैं, पहले तो ग्रामीण जनता का संपर्क जरूरी है, तभी इस कार्य से ये इसकी। अच्छा बताया, ये चीज शेयर करना, मैं नोट में ऐड करके दूसरा क्या है कि पंचायत का व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अलग से है। ये बलवंत राय मेहता समिति जो है वो जिस, अब बताओ फिर। लेकिन उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था सब पहले से चल रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत ठीक है, उसमें 3 से पहले से चल रहा है। हाँ ये बात तो मैं आपकी मानूंगा कि दोनों के लिए, लेकिन बस फर्क इतना है इनको ओवरऑल समझना देखिए। ठीक, चलो भाई इधर इधर इधर। हाँ कौन है क्या समझा दीजिए। हाँ बेटा 73वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1973। मुबारक हो, इसे क्या बोला जाता है? पंचायती राज दिवस। इसे कोई दिवस नहीं मनाते हैं, तुम पैदा हो गए हो तो अलग की बात है, इसे कोई दिवस नहीं मनाते। पंचायती राज दिवस कब है? 24 अप्रैल को। और बेटा 74वां म्युनिसिपैलिटी के लिए संशोधन कब लागू हुआ? 1 जून 1993। अब आई बात समझ में? चलो ठीक, अब ये रहा संरचना जो मैं बता चुका हूं बड़ा अच्छे से। केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या है? पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका के लिए, म्युनिसिपैलिटी के लिए 74वां संविधान। चलो अब ये ध्यान रखना, 73वें संविधान संशोधन के कुछ खास फंक्शन थे, वो समझ लो। पहला, 73वां संविधान संशोधन की लिखते चलना
कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओ, राज्य चुनाव आयोग बनाओ और वही इनके चुनाव कराएगा। किसके? पंचायती राज के। याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, जो अनुच्छेद 324 में वर्णित है। परंतु राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? तो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। लिखा? लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लो। और अगला, एक फाइनेंस कमीशन बनेगा, जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति बनाता है, ऐसे राज्य के लिए भी एक वित्त आयोग बनेगा, जिसकी वैधता कितने वर्ष के लिए होगी? 5 वर्ष के लिए। पहला चुनाव और दूसरा पैसों की व्यवस्था। देख रहे हो, पहले चुनाव की व्यवस्था ठीक करी, फिर पैसों की व्यवस्था ठीक करी। और चुनाव पंचायती राज का कितने वर्षों में होगा? 5 वर्षों में। चलो हाँ, ये पार्ट 9 देखेंगे यार। हाँ 2 पूछो। 97 100 वाले खत्म, वो पुराना था। हाँ 11 में आप पूछना चाहते हैं, इसमें 29। 12 के अंदर नहीं पता मुझे, 12 के अंदर विषय मैंने देखे। 18 है, गुड। सर इसमें भी उत्तर प्रदेश में 16 ही है। उत्तर प्रदेश में तो पक्का पता मुझे, उत्तर प्रदेश में 16 है, जिसके अंदर आप मान के चलो ऐसी चीजें हैं कि कूड़ा फेंकने से लेकर के कूड़ा उठाने तक का प्रावधान है। 11वीं सूची में 29 विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 विषय लागू है। 16। चलो अगला लिखो। अगला, पंचायती राज्य का टेन्योर अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष। अगर विघटित हो गई तो कितने माह में चुनाव कराने हैं? 6 माह में। एसएससी। चलो हाँ, 3 स्तरीय लागू कर दिया। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय लागू कर दिया। और सुनो, वोटर की संख्या कितनी? 18 वर्ष। 18 वर्ष वोटर की संख्या कितनी मानी गई? यहाँ 18 वर्ष। आरक्षण महिलाओं को 1/3, SC ST को उनकी जनसंख्या के हिसाब से। और अभी एक चीज और फिक्स कर दी गई कि जो भी लोकसभा या फिर मान के चलिए विधानसभा में SC ST वर्ग का सदस्य होगा, वो भी यहाँ पर आकर के इनके उत्थान के लिए, सदस्यता के लिए इनके पैनल में, समिति में शामिल हो सकता है। अभी बताऊंगा। यही पॉइंट जो लिखे लिख लो। 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायतों के लिए था। बेटा ये टॉपिक बहुत हैवी है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे एक ही लेक्चर मिला था, आज वाले में भेज दिया। अभी शेड्यूल एरिया समझाऊंगा, स्केड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, वो भी मजेदार है। इसीलिए हम विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे विस्तार तो करोगे तो 6 लेक्चर लगेंगे। और अभी तो इतनी चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चकबंदी और बाकी सारे कंसोलिडेशन ये जो है ये आदेश में तो बंद थे। 1993 का एक्ट जो लागू हुआ था, उसमें 2 प्रकार के बंद थे। एक मतलब कि एक आदेशात्मक, एक विवेकाधीन। लिखे हैं जो आदेशात्मक, ये आदेशात्मक है, विवेकाधीन वाले चीज। ठीक है, लिखो SC ST जनसंख्या वाला। अब आ जाओ इस पे। बेटा सुनो, चेयरमैन पंचायत समिति का कौन होगा? पंचायत समिति चेयरमैन अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक जिला समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसका चुनाव कैसे होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया पंचायती राज। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो बस। इसकी PDF हमने कल ही बोला था, लेकिन आज शेयर कर देंगे वो, इसलिए अब तो मजबूरी आन पड़ी, वरना तो इतने नोट और इतना ध्यान कैसे? हाँ बिल्कुल। देखो एक बार एक भैंस थी, मैंने डंडा मारा, वो फिर भी आगे नहीं खड़ी हो गई। एक मैंने कुत्ता लिया, उसकी 2 भैंसें फिर छोड़ी, फिर वैसे मैंने कुछ बोला किसी के बारे में? मैंने तो पर्यावरण संबंधी जो है जीव जंतुओं के बारे में आपसे व्याख्या करी। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भैया बहुत हो गया। ये लो, यही सब संशोधन जो इन्होंने बताया अभी बिल्कुल कि इसमें एक तो ये थे विवेकाधीन, जिनको लागू करना ना करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है, परंतु एक कंपलसरी थे। तो मैंने आपको नोट्स डाल दिए हैं, सब देख लेना। और अभी जिस बच्चे ने पूछा था उसमें 29 विषय हैं, ये कंफर्म है, सूरज ने पूछा था। इन 29 विषय में से जो ये हाईलाइट है वो पैसा अधिनियम के तहत गवर्न किए जाएंगे, ये भी प्रावधान है। छोड़ो। तो भैया ये है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का अंत। आगे अगर लेक्चर हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल पढ़ाना चाहूंगा कि प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, उससे ऊपर पंचायत समिति में जो उनका अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं। जिला परिषद के अंदर सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं। इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा लेक्चर आदरणीय बाबूजी से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे सवाल आए हैं। अभी पुलिस वाले में एक सवाल बड़ा अच्छा आया है
कि ग्राम सभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में दी गई है, कंपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन। ए में तो परिभाषा है, बी में बताया गया है 243 के कैपिटल बी में कि भैया ग्राम सभा की संरचना। ये पुलिस भर्ती के सवाल हैं और आरओ एआरओ के पेपर में सारे सवाल इसी टॉपिक से आए थे। 18 वर्ष वाला सवाल भी आया था, तो तुम खुद देख लो, और अगर ना मिले तो मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि पुलिस भर्ती में भी नहीं मिला था, तो मुझे बता देना। संडे को ऑनलाइन बैठ के डीप घुसा के एकदम लोकल में म्युनिसिपैलिटी, मेयर, महापौर चुनाव, अगर कोई प्रधान मर जाए, अविश्वास प्रस्ताव जो प्रधान के प्रति सदस्य लेके आते हैं, उप प्रधान का प्रावधान है, क्या सरपंच सिर्फ न्याय प्रणाली तक है या सरपंच कोई प्रधान कहते हैं कुछ जगह। बंगाल के अंदर और जितने भी हमारे ये यूटी हैं या नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, इनके अंदर आज भी कृष्णपाल 4 स्तरीय भी देखने को मिलता है, 3 स्तरीय के अलावा। सर ये प्रधान के बारे में विवेकाधीन कर दिया गया, बिल्कुल राज्य को छोड़ दिएगा कि प्रधान का चुनाव किस स्तर से होगा। बिल्कुल अपने यूपी में क्या, यूपी में ग्राम सभा के मतदाताओं से बहुत चुनते हैं। पश्चिम बंगाल में और कुछ भी है, पश्चिम बंगाल के वार्ड मेंबर जो होते हैं वो मिलकर, इसीलिए पश्चिम बंगाल का, क्योंकि प्रणाली अलग है। दूसरी बात, आपको ये तो पता होगा कि ग्राम सभा कैसे बनती है। ग्राम सभा एक विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव इकाई होती है, जो भी 18 साल के वोटर है, रजिस्टर्ड मतदाता, मतदान उन्हीं से। एक गांव के अंदर आबादी कितनी होती है, अब एक तहसील क्या होती है, ब्लॉक कितने से बनता है, ये सब समझने के लिए लोकल स्तर पे मुझे एक लेक्चर तो और चाहिए। अब इसका लेक्चर कल था, तो अब हम एंटर कर रहे हैं शेड्यूल और ट्राइबल एरिया में। खत्म, वरना अभी इसमें और बहुत कुछ है, ये देखो सब लिख के लाया हूं। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण 3 तरीके का, महिलाओं को SC ST में अलग आरक्षण है, 1/3 अलग आरक्षण है, बेचारे बीत SC ST जाती। साथ ही OBC आरक्षण देना विवेकाधीन शक्तियों में है कि OBC को दो अथवा ना। ये वही दिया जाएगा जहां 50% SC कम हो। कभी, वेरी गुड कृष्णपाल, अच्छी तैयारी की थी। ये हुई ना बात। चलो भाई, अब इधर देखो, इधर। हाँ सर, इधर ही देखना चाहिए। अब ये टॉपिक और समझ लो थोड़ा सा, 10 मिनट की और बात है सर, अभी टाइम तो आधे घंटे के आसपास है, मतलब वही आधा घंटा 10। हाँ भूलिया सही। चलो भाई, इसमें लिखने का काम ज्यादा है, तो अपने जो हाथ पाँव हैं वो दोनों सलामत रखो। सर पाँव किस लिए बेटा, अगर एग्जाम नहीं निकला तो सिलाई मशीन खरीदनी पड़ सकती है। चलो, अगर तुमने किसी अधिकारी से शादी कर ली, फिर भी तो वो तुमसे बस सिलवाएगी, ले घर पे खाली बैठे रहे। चलो भाई बढ़े आगे। तो देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये कौन है, तो ये हमारे ही पिछड़े बंधु भाई हैं, ठीक, जो अभी मानव सभ्यता से जुड़ नहीं पाए हैं। और अगर चरण को इनकी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए तो ये सभ्यता तुरंत ही जुड़ जाए, परंतु अभी चरण को इनकी सभ्यता से जुड़ने का वो गोपनीय कोड नहीं मिल पाया है। चलो शुरू करें। तो ले भैया, पहले कुछ जानकारी। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी है, खुद गिन लो भैया। 10,42,81,034 लोग भारत में अनुसूचित जनजाति हैं, जो कि कुल आबादी का 8.6% थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दोगुने हो चुके हैं, क्योंकि भैया 2011 से 24 आ गई और कोविड में मानव खाली था और घर में ही था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अच्छे से देखभाल करी होगी समस्त संबंधित चीजों। समझना, इनका लिंग अनुपात बढ़िया चल रहा है, 1000 पुरुषों पे 990 महिलाएं हैं। कोई दिक्कत किसी को? लमसम भारत में कितनी जनजाति है? आपने पढ़ी होगी, किसी एक जनजाति का नाम बता दो। हाँ, भारत जनजाति थोड़ी है। हाँ, किसी एक जनजाति का नाम बताओ। अरे चलो आसान कर दे रहा हूँ, हमारी राष्ट्रपति कौन सी जनजाति से आती है? हाँ, कौन? बिस्पाती। एस से नाम है, संथल पढ़ा है? हाँ, संथाल, SANTHAL। बेटा वो भी संथाल जनजाति। ले कुछ तुम्हारे लिए फैक्ट और है, सुनो, ये भी लिख लो। सबसे ज्यादा 700 से ज्यादा जनजातियां हैं, 550 से ऊपर। ये भी AI का भी ले आया हूं मैं निकाल के। अब AI सही बोल रही या रिपोर्ट हमें नहीं पता। जनजातियों का भारतीय संविधान के 342 में उल्लेख है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी आबादी 12 मिलियन से ज्यादा है। ये याद रखना, ये कुछ तथ्यात्मक चीजें। ठीक सर, पढ़ लिया, ले। अब सबसे जटिल सवाल, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 के ए में म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद जस्ट अगला भाग, आर्टिकल का नाम क्या है? 244, और इसमें 2 एरिया का वर्णन करा है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। मेरा सवाल आप पूरी क्लास से है, बता दो इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो मानिए ठीक। और ये सुनो, आर्टिकल 244 बात किसकी करता है? प्रशासन की। कौन से एरिया में? इन दोनों क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा, क्योंकि जनजाति के पास में तस्लीम गए।
बोले जनजाति ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, 4 भाले जब ये उल्टे भाग रहे थे तो पीछे पाएगा। तो बेटा जनजाति से बैर नहीं, समझ गए, बनना तुम्हारी खैर नहीं। ले बताओ कौन होती, पहली बात तो ये सिर्फ 10 राज्य ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड एरिया है, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी नहीं है तुम्हारा, बिहार है, तो ये सारे हाईलाइटेड है। बिहार भी नहीं, अब तो नहीं रहेगा बिहार, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार और झारखंड अलग होने के बाद बिहार अलग, झारखंड में है, ओडिशा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, आंध्र है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसके अलावा राजस्थान है। ये 10 को हम शेड्यूल्ड एरिया क्यों कहते हैं, और ट्राइबल एरिया सिर्फ ये 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेरा आपसे प्रस्तुत सवाल ये है कि बच्चों इन दोनों में अंतर बता दो तो मैं मान जाऊं। अब आएगा मजा, अब तो मुझे भी विज्ञापन मिलेगा। हाँ सोचो क्या लगता है क्या होता है जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र? इनके लिए स्पेशल बनाया गया, स्पेशल इधर वाले के भी बनाया है, यही आर्टिकल 244 में लिखा है कि दोनों के लिए स्पेशल। और प्रयास करो, गुड है। क्या लगता है सर, एक मौसी का बेटा, एक मामा था। हाँ फिर तुम दोनों कम से कम उधर तो बढ़ जाओ थोड़ा, कहते भैया हल्का सा, और उधर सांस उस नहीं आ रही, कहते क्या चक्कर है। हाँ अच्छा जवाब, हाँ इसलिए बच्चों की आराम से डिस्कस करो। हाँ हाँ इधर, हाँ भाई बताओ, थोड़े कैसे बहुत दिन के बाद है क्या वो बोल नहीं पा रहा, गर्म पानी? हाँ चलो भाई इधर, क्या लगता है बताओ, ये दोनों क्षेत्र बताओ। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ एससी नाम का शब्द कतई नहीं आएगा, शेड्यूल कास्ट का कोई मतलब नहीं निकलता दोनों क्षेत्र में। जनसंख्या ज्यादा कर तो भी गलत, यस इसी में हम कुछ नहीं बता सकते। हाँ भाई बताओ, कृष्णपाल बताने का प्रयास करें जो भी हाँ बताओ भाई। हाँ बताओ बताओ। जनजातीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकार के द्वारा एक बाउंड्री लाइन खींच दी जाती है, इनर परमिट लाइन, और वहाँ का प्रशासन अन्य राज्यों का पेशा को अलग होता है। इन वहाँ का प्रशासन कहने की ग्रामीण स्तर पर बता रहा हूँ। हाँ बताइए, जो आपको पता है वो बताइए। जनजातीय क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन जो होता है और अन्य राज्यों का पेशा अलग होता है। ठीक। यहाँ का प्रशासनिक कार्य वहाँ के प्रशासन का अलग होते हैं। यहाँ पे एसटी की आबादी और राज्यों का पेशा अलग होता है। और यहाँ की संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होता है, वो कल्चर को संरक्षण पाने के लिए जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, आई आप टेक्निकली बहुत चीजों पर चले गए, मतलब आपने आंसर ठीक दिया, लेकिन आसान भाषा में कोई और बच्चा प्रयास करना चाहे तो मक्खन वाली भाषा में कीजिए, एक ही लाइन में अर्थ समझ में आ जाए। हाँ बताओ, नहीं आया तो लियो, मुबारक है बेटा। इधर भी अनुसूचित जनजाति रहती है, इधर भी रहती है, लेकिन एक बिल्कुल आसान डेफिनेशन, इधर वाले जो जनजाति हैं वो भाला अभी पूरा नहीं फेंक पा रहे, बहुत जनता के साथ मिक्स हो चुके हैं, तुम्हारे साथ रह रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तहसील में घूम भी रहे हैं और जनजाति भी है, लेकिन इन्हें ट्राइबल एरिया इसलिए बोला जा रहा है, आज भी इन्हें कुछ नहीं पता कि मोबाइल क्या है, राशन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है। बस यही इन दोनों में अंतर है कि ट्राइबल एरिया मतलब जो मानव के साथ अभी घुल मिल नहीं पाए, बिल्कुल नहीं। ये लोग हत्या कर सकते हैं, 20 शादी कर सकते हैं, 25 बालक पैदा कर सकते हैं, सरकार जाके इनसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इधर वाले जो हैं, इधर वाले ये मानव सभ्यता यानी हमारी पॉपुलेशन के साथ प्रेम सद्भाव से मिलकर रहना शुरू कर दिए हैं। एसएससी चलो लियो, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। कृष्णपाल ने जो बताया वो सारी बातें भी आगे के फीचर्स पे आएंगी, वो भी सारे ठीक है, लेकिन असल चीज यही है, कम से कम 6 घंटे की रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, 3-4 किताबों पे एआई का शॉर्ट व्यू लेने के बाद। मैंने कहा ऐसा ही होगा, फिर क्रॉस चेक करा, अभी नहीं 2 साल पहले बता रहा हूँ। सर हम तो ये पढ़ा था कि एसटी लोगों की संस्कृति को संरक्षण करने के लिए वो है इसके अंदर जो आप कहना चाह रहे हो, असम त्रिपुरा वाले ये अनुसूची 6 में इसीलिए डाले गए कि यहाँ पर कोई कानून कोई अधिनियम कतई नहीं छोड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बेटा एकदम बच्चा डेफिनेशन लिख लो, जो लोगों के साथ घुल मिल गए हैं ऐसे 10 राज्य हैं, जो कतई नहीं घुले मिले हैं वो बेटा किस राज्यों में? 4 राज्यों में। अब याद रहेगा दोनों जगह कौन पाए जाते हैं? जनजाति, वही अनुसूचित क्षेत्र में भी रहेगी और जनजातीय क्षेत्र में भी रहेगी। अब आई बात समझ, एक तरफ तुम देखोगे भाला चला दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नहीं चलाएंगे, हम जानते हैं तुम दोस्त हो हमारे। नंबर 2 उनका बात कर लेंगे।
इधर दूसरे तरीके से कैंची चलती है। हाँ वैसे समझ आ रहा है, ये सब क्लियर है दिमाग से? बस हो गया काम। ट्रैप कुछ। हाँ भाई लांची, कौन कह रहा लांची है? चलो लांची ऐसे कहा थे, टूटे भी नहीं। चलो लिखा, अब सुनो ध्यान से, ये सबसे ऐसा टॉपिक है, ये ध्यान रखना भैया। देखो मैंने पहले बोल दिया एसटी वर्ग की बात करूंगा, यहाँ एससी वर्ग बिल्कुल बहुत आरक्षण ले लिया हम लोगों ने, अब थोड़ा आरक्षण यहाँ छोड़ दो, ठीक। ये किस वर्ग के लिए है? एसटी वर्ग की बात करेगा। एससी वर्ग कहीं से लिख मत आना कि शेड्यूल एरिया मतलब शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरिया मतलब शेड्यूल ट्राइब। अगर तुमने ऐसा लिखने का पाप करा तो ये तो कतई मत कहना कि अभिषेक सर की क्लास थी। मैंने तुम्हें कतई लल्ला जवाब बता दिया है, जो लोगों के साथ घुल मिल गई है जनजाति वो इधर, जो नहीं घुल मिल पाई है वो उधर। अब सुनो, अब आएगा मजा। लिखो पहले, 5वीं अनुसूची में ये आते हैं 5th शेड्यूल में, ये आते हैं 6th शेड्यूल में। लिख दे रहा हूं मैं, वरना सर आपने लिखा नहीं तो हमने पढ़ा नहीं। आजा बेटा, अगली क्लास के लिए पहले आ। क्या नाम? प्रतिभा शर्मा। बैठ जाओ, स्किलफुल हो तुम। इधर देखो लांची। हाँ इससे पहले तो आप आई हैं क्लासेस लेने, क्यों बेटा? इससे पहले तो आई हैं आप क्लासेस लेने, या नहीं है? आज पहला दिन एसएससी की तो नहीं आप देखते ही पता चला। क्लास कर देखो, बात नहीं बता रहा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दुख तो है रहेगा। कोई लड़का चल के आता है तो बड़ा जल्दी टोक देते हो, वैसे नहीं टोक पा रहे थे। चलो देखो शेड्यूल, ये 5वीं अनुसूची में, ये 6ठी अनुसूची में। बात किसकी होगी दोनों जगह? शेड्यूल ट्राइब की, एसटी लोगों की, ठीक। समझ लेना, समझ लेना। सर 5वीं अनुसूची में कौन से राज्य हैं? 10 राज्य हैं। ये कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 10 हैं। इन्हीं 10 के नाम लिखे हैं, आराम से घर पे लिख लेना स्लाइड में टीप के। अभी आगे बढ़ता हूं, सुनना। अब करीब करीब इन पर प्रशासन करने के लिए पहले ये ध्यान रखना, इसमें 10 राज्य आएंगे, इसमें मात्र 4 आएंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आसमान में 3 तारे रम पी के मेघा को दिखाई देंगे, कुछ भी याद रख लो, ट्रिक तो मारो, ठीक। और अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी बोलना पड़ेगा। चलो भैया अब आ जाओ। सर ये कहां लिखा है कि 5वीं अनुसूची होगी और 6ठी अनुसूची होगी? तो सुनो, कंफ्यूज मत होना कि 5वीं में आप 10 बक रहे थे। सुनो मैंने क्या बोला ध्यान से। 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघा, त्रिपुरा के अलावा, अलावा तो अलावा लग गया, इसका मतलब ये 4 इसके अंदर नहीं आएंगे। गुड, तेज तो हो तुम लोग। हाँ हाँ किस बात जो तुमने बताया वो हम भी बताएंगे आज फोन पे। चलो कहीं और बताएंगे। देखो इधर 6ठी अनुसूची में कौन आएगा? अब क्लियर हो गया। अलावा लिखा है, अलावा, अलावा लिखा है, अलाव नहीं लिखा है कहीं ताप लो ठंडों में, अलावा लिखा है। बात आई, क्लियर हुई? तो सर आर्टिकल 244 बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो कृष्णपाल ने बताया वो इन्होंने फीचर बता दिए, लेकिन मैंने आपको क्षेत्र से अवगत करा दिया। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ये सब कहाँ लिखा है जो पढ़ने जा रहे हैं? 244 के 1 में 5वीं अनुसूची, 2 में 6ठी अनुसूची। चलो अब सुनो, लिखते चलो सबसे पहले कि इन एरिया की घोषणा कौन करता है, नाम में कौन परिवर्तन करता है, इनमें पैसा एक्ट का काम क्या है, क्या चीज है, आसानी से समझेंगे एक एक बिंदु से, ठीक। चलो भैया सबसे पहले तो ये समझो, हमने इन शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में निर्णय लिया ही क्यों? लोकल गवर्नेंस को देने का। तो एक ही लाइन का उत्तर है मुख्य धारा से जोड़ना, क्योंकि ये सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इनके विकास के लिए कुछ तो करो। समाज में अगर कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या छोड़ दोगे? उसकी भी क्लास ले लोगे? तो समझो बात को। हाँ तो उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करो। अब भाई इतना परिपक्व है ही नहीं कि मुख्य धारा से जोड़ पाए, तो फिर भैया मरो, हेगा थोड़ी नहीं किसी का। देखो इधर टू एड टू मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा से जोड़ना, समझना। सामाजिक आर्थिक स्तर, इसके लिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ बेहतर किया जाए। सीधी बात समझो,
ये अनुसूची 5 और 6 के 10 और 4 का रेशियो क्यों बनाया? ताकि उनके लिए बेहतर करे जाए, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप पर पिछड़े हुए हैं। कभी तुम्हारे दिमाग में आया किसी शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति से मिलकर दोस्ती कर लेना, तुम अपने से भी एक लेवल ऊपर जाओगे। वाह इसे देखो जो बढ़िया है। और चरण का तो छोड़ी, चरण ने हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रखा है, बाद में दोस्तों को दिखाता है, देख मेरी आज बात हुई, इधर से लिखा होता है और कैसी, उधर से लिखा होता है आई एम ब्लॉकिंग यू है ना। तो चरण का अलग स्वैग है बच्चों। चलो भाई, पहले हम शेड्यूल्ड एरिया के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, फिर ट्राइबल एरिया। तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं अनुसूचित क्षेत्र। लिखो, इसमें 4 चीजें हैं। घोषणा कौन करेगा, क्षेत्र की सीमाएं कौन निर्धारित करेगा, क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा, क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत कैसे फैलेगी, विघटित कैसे होगी, सब जानते हैं। बड़ा आसान लगेगा, अभी सब समझ आ जाएगा, टेंशन नो। लिखो, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा। लिखो, लिखते चलो। मान के चलो तेज जो है वो इधर नानक मत्ता डैम के पास लंगर खाने गए, बोले आज घर में खाना नहीं है। तो मैंने तेज को फोन करा कि 80 रुपए का तेल लगाने से बढ़िया तो पवन के यहाँ ही खा लेते। तो लंगर खाने चलेगा, 80 रुपए इधर से 80 रुपए लगा के लौटा के। खैर तेज का दिमाग बहुत तेज चलता है, तो सुनो। तो तेज बोले सर बनवा भी लाऊंगा 30 तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में अभी ड्रमंड में इधर कहीं झाड़ियों में पीछे कोई ट्राइब निकल आए ऐसे भाला लेके और तुम्हारे भाला फेंक के मार दे, तो बेटा ये जो उत्तर प्रदेश का ड्रमंड है ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ शेड्यूल ट्राइब पाई गई है। लेकिन इसकी घोषणा करेगा कौन? प्रैक्टिकल समझो ना। पता चला अभी तुम गए इधर पानी उनी पीने, उधर भाला आ गया बंद से बोले अरे अनुसूचित जाति, हाँ। तो समझना, अगर कभी भी कहीं ऐसी अनुसूचित जाति निकल आए उसकी घोषणा हमेशा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सर किसकी? अनुसूचित क्षेत्र बोला मैंने। 2 क्षेत्र पढ़ रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। अभी हम शेड्यूल 5 पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 अनुसूचित क्षेत्र। यशु कौन घोषणा करेगा? मान के चलो ड्रमंड को डिक्लेयर कर दिया शेड्यूल ट्राइब एरिया, आपिस इधर लोग इधर, दोनों मिक्स आपिस और ये अनुसूचित क्षेत्र। अब हुआ क्या कि नाम बदलने की जरूरत पड़ी। मान के चलो कि बिहार ने कर दिया बिरसा मुंडा चौक, उस जगह का नाम। भाई बिरसा मुंडा सबको पता है कि आप जानते हैं वो एकदम प्रभु की उपाधि मिली हुई है उन्हें, और बिहार में तो उनकी जगह चौक भी है, लाइब्रेरी भी है, सब है। तो बेटा अगर ऐसा कोई नाम परिवर्तन करना है किसी भी राज्य में तो सुनो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श के बाद? ये लिख लो, घोषणा क्षेत्र की केवल राष्ट्रपति, नाम परिवर्तन राष्ट्रपति परंतु राज्यपाल के परामर्श के बाद। ये समझते चलना कुछ, इसमें जरूर एमसीक्यू मिलेंगे। राज्यपाल मना करते तब भी करेगा ना, इस परामर्श का बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, परंतु राज्यपाल को अपनी एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और अभी तो एक और भी है कि राज्यपाल इसको रिपोर्ट बना के देता है, राष्ट्रपति रिपोर्ट मांगेगा। अभी आगे आ रहा है, मजा आएगा। हाँ यही तो बात है, अनुसूचित क्षेत्र कोई हल्के में मत ले लेना, मजाक में मत ले लेना। अभी है 5 मिनट हो। सोवरेनिटी, वेरी गुड। यही तो फायदा होता है जिस बच्चे ने सिलेबस खत्म कर लिया है। बाकी के यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अभी बेचारे जो है थोड़ा सिलेबस पर कमांड कर पा रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लो, तुम भी एक दिन जो है आज से 25 साल के बाद ऐसे ही उत्तर दे पाओ, क्योंकि शर्म पड़ेगी ही नहीं। हमने 8 दिन की छुट्टियों में सर एक ही काम करा, इंस्टाग्राम देखा फिर सो गए, फिर देखा फिर सो गए, फिर देख के सो गए सर, और देखते देखते सो गए, सोते सोते भी देख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिया करो। मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, कहीं तुमसे कोई अभिषेक मिश्रा 500 रुपए मांग ले बारकोड देके, तुम भेज दो हमारे सर मांग रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं अभ्युदय की वजह से आया हूँ, वरना मुझे बिल्कुल ही ना किसी का मैं फोन उठाता हूँ ना इंस्टाग्राम। मैं बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का भी फोन नहीं उठाता हूँ कभी कभी, फिर वो आके बता। स्टूडेंट कहाँ, क्या कह रहे स्टूडेंट उधर है। और ये सब जो कटिंग वटिंग है वो भैया, ये यार भैया पता नहीं हमारे क्या कर दिया। चलो अच्छा ठीक है, इधर देखो। अरे वो स्लाइड में थोड़ा बहुत कलम बोल दिए थे भाई से, तो मैं एडिटिंग कर दो, हमने काम पढ़ा लेंगे यार ज्यादा ही। हाँ बस ये लिख लिया, ये दोनों लिख लिया। अरे ये दोनों लिख लिया। क्षेत्र की घोषणा कौन करता है, नाम कौन। मजा आ रहा है? लो ये मजा अभी और लेंगे। देखो अब लिखो, केंद्र और राज्य में से किसकी शक्ति चलेगी? अगर किसी अनुसूचित क्षेत्र की बारी आ जाए तो कभी सोचा है कि केंद्र ज्यादा मजबूत है या राज्य? सर सोचना कैसा सर, केंद्र हमेशा ही मजबूत रहेगा है। अभी दिखा रहा हूं कुछ बात समझो। राज्य की कार्यकारी शक्ति भले ही ज्यादा है, अनुसूचित क्षेत्र पर लागू है, लेकिन राज्यपाल एक पूरी वार्षिक रिपोर्ट बनाएगा
और अभी तक तुम्हें राज्य मजबूत दिख रहा होगा, जैसे ही रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएगी बस वहीं से थोड़ी कहानी में गड़बड़ आना शुरू हो जाएगा। यानी इस मामले में सर मजबूत राज्य है, परंतु राज्य मजबूत के साथ एक सिद्धांत काम करता है। मैंने वो सिद्धांत कई बार बताया है, क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी, एकात्मक झुकाव वाला संघीय राज्य। दिखते पे राज्य मजबूत लगता है, लेकिन केंद्र रिपोर्ट के मामले में फिर से मजबूत हो जाता है। और ये रिपोर्ट मांगने के बाद डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति पे चली जाएगी। और राष्ट्रपति किससे बाध्य है? प्रधानमंत्री से। चलो भैया, हाँ लिख लो इसको लिख लो, इतना ही रखते हैं, इतना काफी। आज तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, थक गए हो ना। वो भी कुर्सी को ये नहीं कह रहे सर आपका बस नहीं फट गया, कुर्सी को सहला होने से आते हुए टेबल से पॉइंट लग के छुट गई, वो कुर्सी को सहला रही। हाँ हमारी बेंच को कुछ ना हो जाए। चलो क्या बालक है। हाँ पंचायत को एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1992 भोगिया समिति रिपोर्ट आया था, उसमें ग्राम सभा को अधिक पावर क्यों दी? इसीलिए देखिए भैया, क्योंकि डायरेक्टली डेमोक्रेसी का भाव, और दूसरी बात ये सशक्त करने के लिए, बाकी खास कोई कारण तो बताइए। जनजातीय क्षेत्र में बात ये सारी ग्राम सभा का प्रैक्टिकल आंसर बढ़िया आपका। चलो अब इसके बाद सुनो, बाकी का ये है जनजातीय परिषद बनेगा। परिषद सुन लो, ये परिषद क्यों बनेगा? ताकि जनजातियों के महत्वपूर्ण विकास के लिए, प्रगति के लिए एक परिषद बनेगा। और सुनो, इसमें सदस्य कितने होंगे? 20, लेकिन इसके 3/4 सदस्य विधानसभाओं से आएंगे, जिनकी संख्या 15 होती है, जो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश में जो भी विधायक होगा SC/ST कम्युनिटी से आता होगा, वो इसका सदस्य बनेगा। किसका? सलाहकार परिषद का। इसमें 15 लोग जो है विधानसभा से चुन के आएंगे, 5 लोग नामांकित होंगे। छोड़ो, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। अब आ जाओ ट्राइबल एरिया पे। ये और देखो, ये लो, ये आया सबसे मजबूत। लिखो अब इस वाले ऑप्शन पे है, पहले हेडिंग डालो, हेडिंग कोई बात नहीं, जनजातीय क्षेत्र। देखो अभी टाइम कहाँ, अभी 4 मिनट बचे हैं ना। हाँ बहुत है। लिखो हेडिंग डालो, जनजातीय क्षेत्र। सर जनजातीय क्षेत्र कितने हैं? बस 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बेटा इसमें लिखवाने वाला काम ही हमें क्या है ना। हाँ इतना नहीं लिखूंगा, मेज कच्चे लिखूंगा, इतना विरोध नहीं करूंगी, जॉब कच्चे। सब पता रहता है। चलो देखो, है ना, वो कहावत नहीं है कि क्या कहते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम पर आकर के जो है वो दीपक की जो ज्वाला होती है वो फटफट फटफट होती है। 3 साल वाले गद्दार देखो इधर। चलो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, असम, मेघालय। सर ये 4 होते हैं। सुनना, इन चारों की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करता, हमने उसे कर दिया बाहर। कौन करता है? और परिवर्तन भी कौन करेगा? यहाँ राष्ट्रपति फेल, राज्यपाल पास। लिखो, जनजातीय क्षेत्र सिर्फ 4 हैं, उनकी घोषणा और नाम में परिवर्तन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, उपराष्ट्रपति लिख दो। तुम्हारा तो पता नहीं, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, है ना। फिर बाद में कहते हो कि मेरे भैया से गलती होगी, उन्होंने काफी पैसे दिए। क्या वो टेंडर हो गया? कोई बात, अभी देखो क्या एयर कंडीशनर। इतने दिन ना के धर्मेंद्र ने यही काम सीखा। शकोरा तो मुझे तो 3 साल में हुआ नहीं हुआ। चलो बेटा, घोषणा कौन करता है? राज्यपाल। परिवर्तन कौन करता है? राज्यपाल। तो सुनो भैया, घोषित करता है, सारी बातें ठीक है। क्यों करता है? ताकि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। इससे ज्यादा जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और सुनो, अगर मान के चलो मेघालय के अंदर पता चला 4 प्रकार की अलग अलग जनजाति रहती है, गोंड, संथाल, और भी कोई ले लो, थारू जनजाति। अगर ये 3 प्रकार की अलग अलग रहती हैं, तो ये अधिकार राज्यपाल को है कि वो किसी प्रदेश के अंदर भी विभाजन करके जनजातियों के हिसाब से वर्गीकरण कर दे। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी आपके जिले हैं? 75। अगर महसूस होता है तो भैया सरकार 75 की जगह 89 बना दे, 80 बना दे। ऐसी करके शेड्यूल क्षेत्र में अगर शेड्यूल ट्राइब की संख्या लगती है तो भैया अलग अलग स्वशासी क्षेत्र बना सकता है। कौन बनाएगा? राज्यपाल। सर यहाँ भी एक जिला परिषद होता है। हाँ, उधर कौन सा था? सलाह परिषद।
इधर कौन सा होता है, जिला परिषद। इसमें सदस्य ज्यादा होते हैं, 26 चुनाव से आते हैं और 4 कैसे होते हैं, नामांकित राज्यपाल द्वारा। ये लाइन जरूर लिख लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। जब तक राज्यपाल चाहेगा 4 लोगों को तब तक रखेगा, वरना निकाल देगा, खत्म, लास्ट चीज। इतना काफी पीडीएफ दूंगा, पढ़ लेना आज ध्यान से। इसमें जो जो क्वेश्चन एरिया में आते हैं मैंने वही वही डाला है, पढ़ लेना, डाउट हो पूछ लेना। कल गवर्नेंस हो रहा है शायद, गवर्नेंस मजा आ रहा है। हाँ, मतलब गवर्नेंस के अंदर आरटीआई है, बहुत सारी योजना आएंगी, बड़ा मजा आएगा। उसमें हम आईजीआरएस भी जानेंगे, वो तो तुम वैसे ही जानते हो। है कानून अपने हाथ में लेंगे क्या? हाँ नहीं भैया, कानून अपने हाथ में मत लेना, और भी रास्ते हैं। कानून की हमेशा जो है वो करना चाहिए। आजकल अधिकारियों में डर निकल गया कानून का, जब तक कि एक्शन ना लो तब तक उन्हें समझ नहीं आता। ऐसा एक रिपोर्ट कहती है, मैं अपने व्यक्तिगत भाव प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत भाव एक वकील होने के नाते बहुत ही स्वच्छ, पवित्र और साफ हैं।